हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन द डैन के सीजन 2 को। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले सीजन में हमें दिखाया गया था कि मोमो और ओकारुन जीजी के घर के भूत को भगाने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भूत नहीं मिलता है। तो उसके बाद मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है और इधर ओकारुन और जीजी को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें बहुत सारे तालिस्मान लगे हुए थे। इधर जब मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी तब उसके तरफ कुछ आदमी बढ़ने लगते हैं। तो मोमो अपने जादू को यूज करने के लिए सोचती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी मोमो का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो इंसान मोमो को पानी में डुबा देता है। लेकिन तभी उसे पानी का एक धार आके लगता है जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। जिसके बाद मोमो वहाँ से भागने का ट्राई करती है और भागने लगती है और पीछे जो इंसान थे उस पर लकड़ी गिरने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक इंसान मोमो का टांग पकड़ लेता है, तभी उस इंसान पर पूरा घर गिर जाता है। ये सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया था, जो खुद हॉट स्प्रिंग में नहा रही थी, क्योंकि वो भी मोमो के बैग में छुपकर यहाँ पर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने आई थी। तभी वहाँ पर कुछ स्टाफ आ जाते हैं और जो लोग मोमो के पीछे लगे हुए थे वो लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो लोग मोमो के पीछे थे वो लोग कीटो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे ही कामों के लिए फेमस हैं। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी का घर पूछती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि उस घर में बहुत सारा ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब किया हुआ है। इधर ओकारुन और जीजी को उस दीवार में छेद करने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोमो के आने का वेट करेंगे। तभी उनके घर की बेल बजती है, तो उन्हें लगता है कि मोमो आई है, लेकिन वहाँ पर मोमो नहीं आई थी बल्कि कीटो फैमिली के औरतें आई होती है, जो आने के बाद जीजी के घर के स्नैक्स खाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जीजी के हाउस ऑनर है और वो लोग जीजी के रेंट को भी माफ कर दिए थे, जिस वजह से जीजी उन सबको नहीं रोक पा रहा होता है। तब ओकारुन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो जीजी उसे बताता है उसके फैमिली के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के बाद इस फैमिली ने उसके रेंट को माफ कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। तब उनमें से एक औरत जीजी को यहाँ से जाने का कारण पूछती है, तो जीजी बताता है कि वो तो अपने दोस्त को पिक करने के लिए गया था। तब वो औरत जीजी से पूछती है कि क्या वो सच बोल रहा है या वो कोई और स्पिरिट को यहाँ पर बुला देना चाहता है, जो सुनकर वहाँ के सभी औरतें गुस्सा होने लगते हैं और जीजी को बोलने लगते हैं कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है, इसलिए वो इस तरह का अफवाह ना फैलाए। तब जीजी उसे समझाने लगता है कि ओकारुन कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है, बल्कि वो तो एक आम इंसान है। तब वो औरत जीजी को गन से डराने लगती है। तब जीजी उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही लोगों पर गन तानते रहेगी तो उसका पुलिस के साथ पंगा हो सकता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था और उन लोगों को बचा कर ले आता है जो मोमो के पीछे पड़े हुए थे। तब वो सभी लोग उस पुलिस वाले को थैंक्स बोलते हैं, जिसके बाद वो लोग दोबारा से जीजी से पूछने लगते हैं कि वो बाहर क्यों गया था। तो जीजी उन्हें समझाता है कि वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था, लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। तब उनमें से एक ओकारुन से पूछता है कि जीजी का फेवरेट सॉकर टीम के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अगर ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है तो उसे इस बारे में पता होगा, और अगर ओकारुन इस बारे में नहीं बता पाएगा तो वो लोग जानना चाहेंगे कि ओकारुन यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन ओकारुन सही नाम ले लेता है, क्योंकि वो लोग उसके फेवरेट टीम के पोस्टर से ही उस छेद को छिपा रहे थे। तब उनमें से एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछने लगती है, तो मोमो उन्हें बताता है कि वो मोमो को नहीं जानता है। तो वो लोग जान जाते हैं कि मोमो इन लोगों से जुड़ी हुई है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। तब यहाँ मोमो टेम्पल गई होती है, जहाँ वो सुचिनोको को देखने गई होती है। तब उस टेम्पल का मालिक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, जो मोमो को सुचिनोको दिखाने ले जाता है और सुचिनोको को दिखाता है जो सांप के स्किन की तरह लग रहा था। तो ये देखकर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। अब उस टेम्पल का पुजारी मोमो को बताने लगता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर एक रेनबो बनेगा और माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को डुबा देगा। और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोगों का मानना है कि वोल्केनो का अंदर एक बड़ा सांप है, जिसे जब भूख लगती है तो वो वोल्केनो बाहर आने लगती है, जिस वजह से लोग इस सांप की पूजा करते हैं और एक बच्चे को बलि के रूप में भी देते हैं, ताकि वो वोल्केनो बाहर ना आए। और यहाँ के लोग 200 सालों से इसी तरह से अपने विलेज को बचा रहे हैं। और अभी मोमो जिस सुचिनोको को देख रही है वो तब का है जब वो सांप पिघला था, और अब लोगों को लगता है कि यही सुचिनोको विलेज को बचा रही है।
जिस वजह से लोगों ने अब बच्चों को सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया है। और वो पुजारी सभी को यही जानकारी देता है, लेकिन वो अब इस चीज से बोर हो गया है क्योंकि वो यूट्यूबर बनना चाहता है। तब मोमो उसे बताती है कि अगर वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो इस स्टोरी को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहा है। तो ये सुनकर वो पुजारी शॉक हो जाता है। जिसके बाद मोमो दोबारा से घर आ जाती है, लेकिन वो ये सोचकर एक्साइटेड हो रही थी कि ओकारुन और जीजी के बीच दोस्ती कितनी गहरी हुई, जिस वजह से वो अंदर चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि कीटो फैमिली ने ओकारुन और जीजी का बुरा हाल कर दिया है। और जब वो लोग मोमो को देखते हैं तब उनमें से एक औरत बोलने लगती है कि अब सभी सेक्रीफाइसेस इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए वो अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तब मोमो उन सभी आदमियों से लड़ने लगती है और उन सभी का बुरा हाल कर देती है। लेकिन वहाँ पर ज्यादा आदमी होने की वजह से मोमो हार रही होती है, लेकिन मोमो हार नहीं मानती है। तब एक इंसान मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर हमला करके मोमो को बेहोशी के हालत में डाल देती है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो इंसान डर जाता है। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से उनकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। जिसके बाद मोमो सभी को बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वो लोग हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक औरत मोमो पर हमला कर देती है और मोमो को दूर फेंक देती है। तब हम देखते हैं कि उस औरत को मार्शल आर्ट भी आता था, इसलिए वो मोमो के अटैक से भी बच रही थी और मोमो पर हमला करके उसे उस रूम में भेज देती है जिस रूम में ओकारुन और जीजी ने दीवार पर छेद किया था। तब हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी का माँ होती है। तब वो औरत मोमो से पूछती है कि वो किस तरह की पावर यूज करती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से उस औरत के बारे में पूछने लगती है, तो टर्बो ग्रैनी बताती है वो औरत एक पावरफुल औरत है जिसमें मैजिक नहीं है। तब इस बात पर मोमो को विश्वास नहीं हो रहा था। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिस वजह से मोमो को उस बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन उसे उस रूम से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तब वो औरत मोमो को बोलने लगती है कि वो कीटो फैमिली हमेशा से ही इस विलेज को प्रोटेक्ट करते आई है और अगर मोमो यहाँ पर उसके फेस्टिवल को रोकने आई है तो वो मोमो को ऐसा नहीं करने देगी। तब मोमो उन सभी को उस घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वो औरत बताने लगती है कि उन्हीं के वजह से इस विलेज में शांति है, क्योंकि वो लोग पिछले 200 सालों से सरपेंट को सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड करते आई है, इसलिए वो विलेज अभी तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। और अभी मोमो जिस घर में खड़ी है वो घर सेक्रीफाइस के लिए ही बनाया गया था और वो लोग इस घर में उन लोगों को ले आते हैं जिन्हें उन्हें सेक्रीफाइस देना होता है। तब मोमो को समझ में आता है कि जीजी और उनके फैमिली को यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए ही लाया गया था। लेकिन तभी मोमो के नीचे की जमीन धंसने लगती है, लेकिन मोमो अपने जादू से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सभी लोग मोमो को नीचे धकेल देते हैं ताकि मोमो सरपेंट गॉड का खाना बन सके। तब ओकारुन और जीजी सोफा लेकर मोमो को बचाने के लिए नीचे आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे घर नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब जीजी ओकारुन और मोमो से मदद मांगने लगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था। तब मोमो अपने जादू से जीजी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी नीचे सांप जैसे दिखने वाले चीज पर गिर जाता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर कीटो फैमिली उसकी पूजा करने लगते हैं और मोमो ओकारुन और जीजी को उसे खाने के लिए बोलते हैं। तब ओकारुन को याद आता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो इंसानों को खाता है, लेकिन कभी भी उसने इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा है। तब कीटो फैमिली के लोग उस डेथ वॉर्म की पूजा करने लगते हैं। तब मोमो कीटो फैमिली के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन कीटो फैमिली के लोग नहीं मानते हैं, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म उन लोगों को ही खा जाता है। जिसके बाद मोमो और उसके दोस्त एक घर में छिप जाते हैं, लेकिन घर के अंदर आते ही मोमो और ओकारुन के सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जिस वजह से अब ओकारुन जीजी की ओर बढ़ने लगता है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी उसे रोकने लगता है। तो ओकारुन जीजी को दूर फेंक देता है और एक ब्लेड की मदद से खुद को हर्ट करने लगता है, लेकिन जीजी उसे दोबारा से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी उन पर वो जाइंट डेथ वॉर्म अटैक कर देता है, जिससे जीजी को पता चल जाता है कि वो डेथ वॉर्म उनके आवाज से नहीं बल्कि उस घर में हो रहे वाइब्रेशन के मदद से उनके लोकेशन को जान रहा है। तभी ओकारुन दोबारा से खुद को हर्ट करने की कोशिश करने लगता है, तो जीजी उसे रोकने लगता है। तो ओकारुन उसे बोलता है
कि वो उसे छोड़ दे, वो मरना चाहता है। तब ये सुनकर जीजी को एक बात याद आती है कि बहुत पहले जब वो अपने घर गया था तो उसके पेरेंट्स ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, और जब जीजी ने उन्हें बचाया था तो उनके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि वो उन्हें मरने दे। ये सुनकर जीजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर मोमो भी खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है और एक कांच के टुकड़े को उठाकर अपने पेट में डालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बीच में टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जिससे मोमो बच जाती है। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को उन दोनों को बांधने के लिए बोलता है, तो जीजी मोमो और ओकारुन को बांध देता है और टर्बो ग्रैनी से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो डेथ वॉर्म सबको साइकिक सिग्नल भेज रहा है, जिससे सब लोग सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर जीजी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन अब भी वो सोच रहा था कि वो साइकिक सिग्नल उस पर असर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब टर्बो ग्रैनी जीजी को कुछ बता पाते उससे पहले ही मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद पर कांच फेंकने की कोशिश करती है। तो जीजी बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी उस डेथ होम को उनके लोकेशन पता चल जाता है। तो जीजी मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकारुन को उठाकर उनको साथ लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो टकरा जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन दोबारा से वहां पर सुसाइड करने का ट्राई करने लगते हैं। तब वहां पर वो डेथ वॉर्म आ जाता है, लेकिन तभी जीजी को कुछ अलग सा महसूस होने लगता है और उसके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे मोमो और ओकारुन होश में आ जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी सबको बताती है कि ये इविल आई है, और ये जिसको भी देख लेता है वो पागल होकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तब वो इविल आई उस डेथ होम की पावर को रोकने लगता है। तब मोमो ओकारुन को उस चीज का फायदा उठाने के लिए बोलती है और उसे उस डेथ होम पर अटैक करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करता है और उस डेथ होम का सिर काट देता है, लेकिन वो डेथ होम दोबारा से अपने सिर को रिजेनरेट कर लेता है और उन पर दोबारा से अटैक कर देता है। तब वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तो टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो इविल आई के आंखों से बच के रहे। तब जीजी को समझ में आता है कि उसके पेरेंट्स इविल आई की वजह से नहीं मरे हैं। तब वो इविल आई जीजी के सामने आ जाता है, जिससे जीजी उसके आंखों में देख लेता है, जिस वजह से जीजी को उस इविल आई का पास्ट दिखने लगता है। और हमें उस विलेज के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हीं बच्चों को वो इविल आई देख रहा होता है, जिसे एक जगह पर बिना खाने पीने के कैद किया हुआ था। और वो इविल आई सोच रहा था कि काश वो भी उन बच्चों के साथ खेल पाता, लेकिन उसे सर्पेंट गॉड को बलि देने के लिए कीटो फैमिली ने वहाँ पर कैद किया हुआ था। इस वजह से वो इविल आई बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। तब कीटो फैमिली एक दिन उसकी बलि देने के लिए उसे एक जगह पर बांध देते हैं, जहाँ पर वोल्केनो थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर जल कर मर जाता है। लेकिन अपने आखिरी समय में वो सोच रहा था कि काश वो उन बच्चों के साथ खेल पाता, जिस वजह से उस इविल आई का दुआ कबूल हो जाता है और उसे उसी घर में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे कैद किया गया था, जहाँ पर वो उस बच्चे को देखता है जो उस इविल आई को भी देख पा रहा था। तब जैसे वो बच्चा इविल आई को देखता है, वैसे ही उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। उसके बाद उस घर के ऊपर एक और घर बनता है, जहाँ पर दोबारा से वहाँ के लोग मरने लगते हैं और इसी तरह करके बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस घर के नीचे डेथ होम था, जो लोगों को मरने के लिए सिग्नल भेज रहा था, लेकिन इविल आई को सिर्फ उन बच्चों के साथ खेलना था, इसलिए वो उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसके बाद दोबारा से वो कीटो फैमिली उस घर में आते हैं और उस बच्चे को बलि देने के लिए वहाँ पर बांध देते हैं और उसे एक जगह पर दफना देता है, जिसे वो इविल आई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वो इविल आई सोचता है कि वो सबसे बदला लेगा और उन सब को मार देगा। अब जीजी को होश आता है। तब यहाँ पर मोमो जीजी के ऊपर से उस इविल आई को दूर करने की कोशिश करने लगती है। तो जीजी मोमो को बताता है कि ये इविल आई बुरा नहीं है और वो हमेशा से उस डेथ वॉर्म से लड़ने का कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसने भी बहुत कुछ झेला है। तब जीजी उस इविल आई की बॉडी को ढूंढने लगता है ताकि वो उस बॉडी को आज़ाद कर सके, और वो जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मोमो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद जीजी उस इविल आई की बॉडी के पास आ जाता है। तब यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जीजी को समझाने लगता है कि इविल आई अच्छा नहीं है, इसलिए वो किसी तरह से भी उस पर हमदर्दी ना दिखाए। लेकिन जीजी उन्हें समझाता है कि इविल आई उनकी तरह ही है, इसलिए वो उन पर भरोसा रखे। लेकिन तभी वहाँ डेथ वॉर्म अपने इलेक्ट्रिसिटी के पावर से अटैक करता है और उन्हें एक चिपचिपे लिक्विड के साथ कैद करने लगता है। तब यहाँ मोमो
टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि अब उसका गुड लक कहाँ पे है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि अभी उसका गुड लक दुश्मनों के पास है। तब यहाँ मोमो ये सुनकर पागल होने लगती है और इधर ओकारुन अपनी पावर को यूज करने की वजह से हिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद मोमो वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीजी पर वो इविल आई हावी होने लगता है, जिस वजह से जीजी उस इविल आई के पास पहुंच जाता है, जहां पर जीजी उस इविल आई से बोलता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा के लिए खेलने के लिए तैयार है और वो हमेशा ही उसे अपने पास रखेगा। जिस वजह से वो इविल आई जीजी के बॉडी पर कब्जा करने लगता है और उसके बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वहाँ पर वो डेथ वॉर्म दोबारा से अटैक करता है और जैसे ही वो डेथ वॉर्म मोमो को खाने के लिए उसके पास आने लगता है, तभी जीजी एक ही अटैक से उस डेथ वॉर्म को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और फाइनली वो इविल आई जीजी पर पूरे तरह से कब्जा कर लेता है और वो बोलने लगता है कि वो ह्यूमन को मार देगा। तब मोमो जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उससे सावधान होने के लिए बोलती है। तभी वो इविल आई मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपने पावर से बच जाती है और जीजी को वापस आने के लिए बोलने लगती है। और इधर टर्बो ग्रैनी इविल आई को दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन वो इविल आई नहीं हटता है। जिसके बाद मोमो दोबारा से जीजी को होश में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो इविल आई बोलता है कि अब ये बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और बोलता है कि अब वो ह्यूमन को दिखाएगा कि डर किसे कहते हैं। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म उन पर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है, लेकिन वो इविल आई अपने पावर से उसके अटैक को रोक लेता है और अपने पावर से वहाँ जितने भी लोग मरे थे उन सभी के पावर को जमा करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बॉल बन जाती है, जिससे वो इविल आई फुटबॉल खेलते हुए उस डेथ वॉर्म को मारने लगता है। लेकिन तभी वो डेथ वॉर्म वहाँ पर एक छेद की मदद से भाग जाता है। तब यहाँ पर मोमो सोच रहे थे कि जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो टर्बो ग्रैनी बताने लगती है कि उसकी दादी ने कई बार समझाया है कि जीजी एक जीनियस है, कि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से जीजी पर बहुत सारे भूत कंट्रोल करने की कोशिश किए थे। तो मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि बचपन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे ही एक उम्र के बाद उसकी पावर जागी है, वैसे ही जीजी के पावर जाग गया और उसी वजह से वो इविल आई में बदल गया, इसलिए उन्हें जीजी से अब बच के रहना पड़ेगा। तभी वो इविल आई दोबारा से उस फुटबॉल से मोमो पर अटैक करने लगता है, लेकिन मोमो बच जाती है। जिसके बाद वो इविल आई मोमो पर अपने किक से अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और दोबारा से उस बॉल से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और अपने पावर की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से उनके पावर एक दूसरे से टकराते हैं। अब ओकारुन इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मोमो को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो इविल आई दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद ओकारुन इविल आई के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसकी मदद मोमो भी कर रही थी, लेकिन वो इविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा था, इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है, इसलिए वो वहां से भागने लगते हैं। और जैसे वो वहां से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वो डेथ वॉर्म वहां पर कुछ कर रहा था। तो मोमो पूछने लगती है कि वो डेथ वॉर्म क्या कर रहा है। तो ओकारुन बताता है कि डेथ वॉर्म अपने शरीर से इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन से अटैक करती है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मोमो पूछती है कि वो यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। और पूछने लगती है कि क्या इस डेथ वॉर्म की कोई कमजोरी नहीं है। तो कारुन बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा था कि डेथ वॉर्म बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, जो बैक्टीरिया की तरह सनलाइट में आते ही मारे जाते हैं, इसलिए उन्हें इस डेथ वॉर्म को सनलाइट में ले जाना होगा। तो मोमो बोलती है कि वो उसे ऊपर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और वो यहाँ पर जीजी को अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो कारुन मोमो से बोलने लगता है कि वो उसका अकेले ऊपर जाने में मदद कर सकता है, लेकिन मोमो मना करने लगती है। तो कारुन बोलने लगता है कि अगर वो ऊपर पहुंच जाएगी तो किसी न किसी तरह से उन्हें ऊपर खींच लेगी। जिसके बाद मोमो पूछने लगती है कि ठीक है, लेकिन वो जीजी को ऊपर कैसे लाएगा। तो कारुन उसे उस पर भरोसा रखने के लिए बोलता है और बोलने लगता है कि वो यहाँ से निकल जाए। तो मोमो भी मान जाती है। जिसके बाद वो कारुन टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करता है और मोमो को एक सोफे पर बिठाकर ऊपर फेंकने के लिए अपने पैर पर रख देता है, जिसे देखकर मोमो डरने लगती है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन तभी
ओकारुन उसे ऊपर फेंक देता है और मोमो ऊपर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंच पाती और गिरने लगती है। लेकिन तभी मोमो अपने पावर को यूज करती है और ऊपर पहुंच जाती है, जो देखकर ओकारुन भी खुश होने लगता है। लेकिन तभी ओकारुन के पास वो इविल आई आता है, तो ओकारुन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मोमो उन्हें निकालने के लिए यहाँ पर रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी रस्सी नहीं मिलता है। इसलिए वो वहाँ के जितने भी पर्दे थे उन्हें एक दूसरे से जोड़कर उन्हें जैसे ही उस गड्ढे में फेंकती है, तो उसे पता चलता है कि ये रस्सी बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसलिए वो उदास हो जाती है और उस डेथ होम को हराने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे जीजी के साथ बिताए हुए बचपन की कुछ यादें आती है। इसलिए वो उस घर में आग लगा देती है और चिल्ला चिल्लाकर फायर ब्रिगेड को बुलाने लगती है। इधर ओकारुन सिविल आई के अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था और उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। लेकिन तभी वो यूएलआई अपने हाथों से ओकारुन पर अटैक करने लगता है और फुटबॉल और अपने हाथों को मिलाकर उस ओकारुन पर अटैक करता है और उसका बुरी हालत कर देता है। तो फिर भी ओकारुन उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करने लगता है। तो वो यूएलआई बोलता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो और अच्छे तरीके से लड़ो। लेकिन तभी वहाँ के डेथ होम के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करने के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो उस फुटबॉल की मदद से ओकारुन को एक प्रिजन में बंद कर देता है, जहाँ पर ओकारुन को उन सभी मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है जिन्हें कीटो फैमिली ने मारा था। और वो उस प्रिजन से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। इसके बाद वो इविल आई भी उस प्रिजन के अंदर चला जाता है और ओकारुन को हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट में हराने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और बोलने लगता है कि उसके बाद वो उस लड़की को भी मारेगा। लेकिन तभी ओकारुन इविल आई का मुंह पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें से उसने 3 चीजें कर दी। पहली कि उसे मोमो को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। दूसरी, जीजी कभी भी मोमो पर अटैक नहीं करता था, लेकिन उसने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और मोमो पर अटैक किया और इविल आई से जीजी की बॉडी को वापस मांगने लगता है। तो वो इविल आई दोबारा से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन उसके अटैक से बच जाता है और नीचे झुककर बहुत ही तेजी से उस इविल आई को एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मारता है और सोचने लगता है कि उसे अब अपनी फुल पावर को यूज करना ही होगा और इविल आई पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इविल आई को भी चोट पहुंचने लगती है। जिसके बाद ओकारुन इविल आई को बहुत ही ज्यादा मुक्के मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो प्रिजन ही टूट जाता है। इस वजह से वो इविल आई दूर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है और ओकारुन बोलने लगता है कि तीसरी चीज की उसे कभी भी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए और ये बोलते ही वो वहीं पर गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ओकारुन को होश आता है तो वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, ताकि जब मोमो उनकी मदद करना चाहे तो वो भी उनकी मदद ले सके और जीजी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखता है कि टर्बो ग्रैनी अभी भी उस डेथ होम के लिक्विड में फंसी हुई थी। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी के पास जाता है, जो देखकर टर्बो ग्रैनी खुश होने लगती है कि अब वो बच जाएगी। तो ओकारुन वहाँ के प्लैंक से एक ब्रिज बनाने लगता है और टर्बो ग्रैनी को जैसे ही ऊपर खींचता है तभी ओकारुन भी टर्बो ग्रैनी के साथ वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो टर्बो ग्रैनी उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है कि उससे कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ओकारुन बोलता है कि उसने पहले ही टर्बो ग्रैनी के पावर का यूज कर लिया, जिसकी वजह से अब वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं होने लगता है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अब उनका मरने का वक्त हो गया, इसलिए उन्हें सबको गुड बाय बोलना होगा। तो ओकारुन बोलने लगता है कि मोमो जल्द से जल्द उन्हें बचा लो, वरना वो यहीं पर मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें मोमो को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर उस फायर को बुझाने के लिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। यहाँ वो फायर फाइटर उन आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ के पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि क्या वो आग उसने लगाई थी। तो मोमो भी हाँ बोल देती है और वो उन पुलिस वालों को कीटो फैमिली के सभी काले कारनामों के बारे में बताने लगती है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मान रहे होते हैं और मोमो को अपने साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। तो मोमो सोचने लगती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जल्द ही सूरज डूबने वाला है। तो मोमो उन फायर फाइटर्स को जमीन में बहुत ही ज्यादा पानी डालने के लिए बोलने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो डेथ होम जमीन को फाड़ते हुए बाहर आता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग डरने लगते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो डेथ होम सूरज की वजह से प्रॉब्लम में हो जाता है और
हमें मोमो को वहां पर पानी डालने का कारण पता चलता है कि बचपन में जीजी और मोमो के बातचीत हुई थी, जहां पर जीजी ने मोमो को बताया था कि क्या उसे पता है कि डेथ होम जमीन के बाहर क्यों आ जाते हैं। तो मोमो नहीं जानती थी। तो जीजी उसे बताता है कि डेथ होम अपने स्किन से सांस ले लेते हैं, लेकिन जब बारिश होता है तो जमीन पानी को सोख लेता है, जिसके वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाते हैं। इसके लिए ही वो लोग बाहर आ जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो वो ऊपर इतनी गर्मी में नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो मर जाते हैं, और इन्हें ही अर्थवर्म सुसाइड कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब वो फायर फाइटर्स पानी डाल रहे थे तो वो पानी जहाँ पर डेथ होम रह रहा था वहां पर भी चला जाता है, जिसकी वजह से वो डेथ होम सांस नहीं ले पाता और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर उसे सूरज की रोशनी की वजह से रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से वो सूरज की रोशनी से बचने के लिए वहां पर एक घर के पीछे छिप जाता है। लेकिन मोमो उस फायर फाइटर्स के गाड़ी को उठाकर उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो घर वहीं पर टूट जाता है, जिस वजह से डेथ होम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। तो मोमो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं कि क्या वो डेथ होम मर गया। लेकिन तभी जैसे ही वो डेथ होम थोड़ा सा हिलता है वैसे ही मोमो वहां से भागने लगती है। तब वो डेथ होम उल्टी करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली के जितने भी मेंबर्स जो डेथ होम के अंदर थे वो सभी बाहर आ जाते हैं। तो मोमो बोलती है कि क्या वो लोग अभी भी जिंदा है। तो कीटो फैमिली का हेड बोलने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की और सर्पेंट गॉड को गुस्सा दिलाने की। तो मोमो बोलने लगती है कि क्या उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कोई सर्पेंट गॉड नहीं है। जिसके बाद मोमो ओकारुन और जीजी को बचाने के लिए उनके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है और वो कीटो फैमिली के हेड बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार वो ही होती, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार मोमो ही है। तो ये सुनकर मोमो को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी वहाँ जो वोल्केनो था वो फट जाता है। अब वहाँ के सभी लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए बोला जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। और यहाँ कीटो फैमिली की हेड बोल रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि सर्पेंट गॉड को हम जो सेक्रीफाइसेस देते हैं उसी वजह से ये वोल्केनो शांत रहती है, लेकिन आज तुमने हमारे सर्पेंट गॉड को भी मार दिया, जिसकी वजह से ये वोल्केनो बाहर आ गया। कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तब एक रेनबो बनेगा और फिर माउंटेन का गुस्सा पूरे विलेज को तबाह कर देगा, और अब इसी तरह पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, इसलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना होगा। तो यहाँ मोमो सोच रही थी कि पुरानी कहानियों में ये क्यों कहा गया कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा, जबकि डेथ होम तो सूरज की रोशनी में ही नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ मोमो कीटो फैमिली को बेवकूफ बोलने लगती है और बोलने लगती है कि पुरानी कहानियों में सर्पेंट गॉड के बारे में था ही नहीं। ड्रैगन के हेवन की तरफ जाने का मतलब फाउंटेन था, और जो फाउंटेन हमने देखा था वो इस चीज का प्रूफ है कि बहुत जल्द वोल्केनो फट जाएगा। पहले लोगों को इस बारे में पता था, इसलिए उन्होंने एक कहानी छोड़ी, लेकिन दूसरे लोगों ने इसे दूसरी चीज समझ लिया। अब यहाँ मोमो उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से कीटो फैमिली को गुस्सा आ जाता है। तो अब यहाँ मोमो उस जगह से भागने लगते हैं और उस डेथ होम की बॉडी को उस फाउंटेन तक पहुंचाना चाहती थी जिस फाउंटेन को वो नहाते वक्त देखी थी। अब यहाँ कीटो फैमिली मोमो को रोकने के लिए आगे आने लगी, क्योंकि वो अपने सर्पेंट गॉड की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मोमो उनकी कोई बात नहीं सुनती और डेथ होम की एक भाग को उस फाउंटेन पर ले आती है। के बाद वो उस डेथ होम के सर को लाने के लिए जाने लगती है और बोलने लगती है कि अगर वो वोल्केनो पूरे शहर को तबाह कर देगी तो इन कीटो फैमिली की बातें सच हो जाएगी, इसलिए उसे ये चीज होने से रोकना होगा। जिसके बाद वो उस डेथ होम के सर को उठा लेती है ताकि वो उसे एक पाइप की तरह यूज कर सके। तब पानी की वजह से उस डेथ होम के मुंह से लिक्विड निकलने लगता है, जिस लिक्विड को मोमो उस मैग्मा को फैलने से रोकने लगती है। और उस लावा से बहुत बड़ा एरिया तबाह हो गया था और वो एरिया आगे भी बढ़ रहा था। तब मोमो फिर भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ कीटो फैमिली के हेड मोमो के एक लात मारती है और बोलती है कि वो उसके सर्पेंट गॉड को ना यूज करे। तो यहाँ मोमो बोलती है कि वो इस लावा को शांत करना चाहती है, इसलिए वो लोग उसके रास्ते में ना आए। तो वो लीडर बोलती है कि इस जगह को वो प्रोटेक्ट करती है, इसलिए किसी आउटसाइडर को इस जगह को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो उसे ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में उस वोल्केनो के अंदर फेंकने वाली है ताकि वोल्केनो का देवता शांत हो सके। तो मोमो बोलने लगती है कि तुमने बहुत जल्दी अपने देवता को चेंज कर लिया, क्या तुम्हें अपने सर्पेंट गॉड की कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी लोग मोमो पर हमला कर देते, लेकिन तभी वहाँ उस मंदिर का पुजारी माचिरो
मोमो को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरे मास्टर का कॉल आया था जिन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद उसके ग्रैंड डॉटर वहाँ पर घूमने के लिए जाएगी। और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने ध्यान से सोचा तब मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते केवल तुम ही हो जो यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने जाना कि तुम ही हो जो मास्टर की पोती है। जिसके बाद वो कीटो फैमिली मांजीरो पर भी अटैक करते, लेकिन मांजीरो उन सबसे लड़ने लगता है और मोमो को अपना काम करने के लिए बोलता है। तो मोमो भी उस डेथ होम की बॉडी को उठाकर उस लावे को शांत करवाने लगती है, लेकिन इस बार उसे वो बॉडी कुछ भारी भारी लगने लगती है। अभी वहाँ पर इविल आई का बॉल आता है जो उस डेथ होम की बॉडी को तबाह कर देता है और इधर इविल आई उन सब पर अटैक कर देता है और उस सभी कीटो फैमिली के मेंबर पर भी अटैक कर देता है और कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से कीटो फैमिली का हाथ टूट जाता है। और जैसे ही वो दोबारा कीटो फैमिली के हेड पर अटैक करने वाला था तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे बचा लेती है। तब मांजीरो उस इविल आई से लड़ने लगता है, लेकिन वो भी इविल आई के पावर के सामने नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से मोमो को उसे भी बचाना पड़ता है। तो इविल आई मोमो को बोलने लगता है कि वो हमेशा ही उसके रास्ते में क्यों आ रही है, लगता है पहले उसे ही उसका किल करना होगा। तो मोमो बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, वो जीजी को मर्डरर बनना नहीं देखना चाहती है। तब वो कारून के बारे में भी पूछती है कि वो कारून कहाँ पर है। तो वो इविल आई बताता है कि मैं सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करूंगा जो मुझे बात करनी है और इस टाइम मैं भूखा हूँ। मांजीरो बोलने लगता है कि उसे नहीं पता था कि चीजें ऐसी बदल जाएगी। तो कीटो फैमिली की हेड बोलने लगती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। तो मोमो बोलने लगती है कि इस टाइम पर उन बातों को छोड़कर पहले उन्हें इस इविल आई से लड़ना होगा। अब वो तीनों इविल आई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इविल आई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मोमो उन सबको झुकने के लिए बोलता है और उन सबको इविल आई के बॉल से बचा लेती है और वो खुद खतरे में पड़ जाती है, जिसे मांजीरो लात मारकर बचा लेता है। तो कीटो फैमिली के हेड इविल आई पर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक का उस इविल आई पर कोई असर नहीं कर रहा था। तब वो इविल आई कीटो फैमिली के हेड पर भी अटैक करता है, लेकिन मोमो उसे बचा लेती है। तब मोमो मांजीरो की मदद से इविल आई को पकड़ लेता है, लेकिन इविल आई का बॉल उसकी साइकिक पावर को ही तोड़ देता है। वो इविल आई मांजीरो पर हमला करके मोमो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन मोमो भी अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी और जैसे ही वो अटैक मोमो को लगने वाला था तभी वहाँ पर बॉक्सर एलियन कापा आ जाता है और उस इविल आई को एक किक मारता है और बॉक्सिंग करके उस इविल आई को पीछे करने लगता है। लेकिन मोमो को कुछ समझ में आ रहा था। तभी वहाँ पर यूएफओ की रोशनी आने लगती है, जिसमें से मोमो की दादी और तारो नीचे आ रहे होते हैं, जिसे देखकर मांजीरो उनके लिए गाना गाने लगता है। अब वो ग्रैंडमा नीचे छलांग मार देती है और कापा के साथ मिलकर उस इविल आई पर अटैक कर देती है। तब इविल आई अपने बॉल की मदद से कापा को दूर फेंक देता है। तब वो ग्रैंडमा और इविल आई के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इविल आई मोमो की ग्रैंड मदर को एक बार भी टच नहीं कर पा रहा था। तब कापा दोबारा से उनके बीच में आता है, लेकिन वो इविल आई अपने बॉल से दोबारा से कापा को दूर फेंक देता है। तब उन दोनों के बीच दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काटने की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तब ग्रैंडमा तारो को भागने के लिए बोलने लगती है, तो तारो अपने पोज मारकर भागना स्टार्ट कर देता है और उस इविल आई की तरफ बढ़ने लगता है। वो इविल आई तारो को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से तारो की बॉडी कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये तो सब तो ग्रैंडमा का प्लान था, क्योंकि उसने तारो की बॉडी में एक तालिस्मान छिपाया हुआ था। जिसके बाद मांजीरो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तारो की बॉडी इविल आई के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इविल आई तारो की बॉडी के अंदर ही कैद हो जाता है। तब वहाँ वो यूएफओ उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेता ताकि वो उस लावा को शांत कर सके। और इधर ग्रैंडमा मांजीरो की क्लास ले रही थी और मांजीरो को बोलती है कि मैंने तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब होने दिया। तो मांजीरो बोलने लगता है कि इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने अच्छे से सभी बात नहीं बताई और आपको तो मेरे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने इतनी सी बात में ही सभी चीजें समझकर यहाँ पर आ गया। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि हाँ, तुमने काम तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें तारो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हम उस इविल आई की बॉडी को कैद कर पाए। तो तारो बोलने लगता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और अब मैं अपने इंटरनल बॉडी का क्या करूंगा। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि चुप कर जाओ, इन्हें एक शॉपिंग बैग में डालकर अपने घर ले जाना। भी वो मोमो से पूछती है कि टर्बो ग्रैनी और ओकारून कहाँ है। तो देखती है कि मोमो बहुत ही तेजी से भागकर ओकारून को बचाने के लिए जा रही होती है और मोमो अपने साइकिक पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। तो कापा अपने एक ही पंच से वहां पर सभी मलबे को साफ कर देता है
अब वो लोग देखते हैं कि उस गड्ढे में पूरा लावा भर चुका होता है। तो मोमो कापा के बेटे को बोलती है कि वो डेथ फॉर्म के लिक्विड को उस लावा में डाल दे। कापा उसे पूछने लगता है कि वो क्या कर रही है। तो मोमो बोलती है कि वो नीचे जा रही है क्योंकि वो ओकारुन को बचाना चाहती है, क्योंकि उसने ओकारुन से वादा किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब कापा उसे रोकने लगता है और कापा के बेटा भी मोमो को रोकने लगता है, लेकिन मोमो नहीं रुक रही थी। तो कापा का बेटा यूएफओ की मदद से उस पूरे लावा को बाहर निकाल देता है। डेथ फॉर्म की लिक्विड की वजह से उस लावा को ठंडा कर देता है। इसके बाद मोमो उस लावा को चीर देती है जहां पर अंदर ओकारुन और टर्बो ग्रैनी जिंदा होते हैं। तो ओकारुन बोला था कि अगर मैं टर्बो ग्रैनी की मदद नहीं करता तो हम दोनों नहीं बच पाते। बताने लगता है कि जिस रूम में वो लोग थे उस रूम में डेथ होम का लिक्विड था, जिसकी वजह से वो लावा अंदर नहीं आ पाया था। पूछने लगता है कि जीजी कहाँ पे है, कहीं वो लावा के अंदर तो नहीं आ गया। मोमो बोलने लगते हैं कि वो सब ठीक है। तो ओकारुन बोलने लगता है कि ये अच्छी बात है। बोलने लगता है कि मोमो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जीजी की बॉडी का ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तभी वो डेथ होम के लिक्विड की वजह से मोमो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मोमो से माफी मांगने लगता है। पर मोमो ओकारुन को हक कर लेती है और बोलने लगती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं ये ऐसे नहीं कर पाई थी। मोमो की ग्रैंडमा सबके साथ मिलकर इविल आई को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है, और जैसे ही मंत्र खत्म होता है वो लोग देखते हैं कि क्या इविल आई शांत हुआ है, लेकिन वो देखते हैं कि इन मंत्रों का इविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस वजह से वो दोबारा से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस इसी तरह से चलते रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हार मानकर अपने शहर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो लोग मिलकर खाना खा रहे थे। और आयरा इस बात को लेकर गुस्सा हो रहे थे कि उन लोगों ने उसे साथ लेकर नहीं गए, लेकिन इसी वजह से आयरा और मोमो के बीच बहस छिड़ जाती है। तो आयरा कापा से पूछती है कि आखिरकार वो अर्थ पर वापस क्यों आया। तो कापा बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर दूध ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारे प्लेनेट में हमें ऑक्सीजन सीधा हमारे लंग्स में ही दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गाय मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मेरे बेटे को मिल्क की सख्त जरूरत थी, इसलिए मुझे अर्थ पर वापस आना पड़ा। और ये बात सुनकर ओकारुन एक्साइटेड हो जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन सीधा उनके लंग्स में भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो कापा से सवाल पूछने थे। और इधर ग्रैंडमा मांजिरो से बात कर रहे थे और ग्रैंडमा को जीजे के लिए बुरा लग रहा था कि वो जीवी को वापस नहीं ला पा रही है। मांजिरो बोलता है कि क्या हम लोग सच में हायाशी को परफॉर्म करके इविल आई को शांत करवा सकते हैं। इविल आई तो दूर की बात है, जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इसे सेपरेट कर पाएंगे या नहीं। और वैसे भी अगर ये सब शांत हो भी गया तो भी जीजी के ऊपर इसका कोई ना कोई असर जरूर रहेगा। तब यहाँ पर कापा कुछ खाता है, लेकिन अंदर जीजी को वो चीज गर्म लगती है, जिसकी वजह से वो मोमो को आवाज लगाने लगता है। लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि इविल आई जीजी के वॉइस का यूज करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इस वजह से सब लोग सीरियस हो जाते हैं और इधर टर्बो ग्रैनी खाना खाने में ही व्यस्त होते हैं, जिस वजह से जब कापा अपने माथे के सील को हटाता है तो अंदर हमें जीजी दिखाया जाता है, जो मजे से खाना खा रहा था। और वो रोते हुए सबको बोलता है कि शुक्र है सब लोग ठीक हैं। और वो ग्रैंडमा की भी तारीफ करता है कि वो अभी भी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये तो पक्का जीजी ही है, क्योंकि ऐसी बातें केवल जीजी ही कर सकता है। तब वो मोमो को ठंडे पानी लाने के लिए बोलते हैं और वो जैसे ही ठंडे पानी को जीजी के ऊपर फेंकता है वो दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए वो दोबारा से गर्म पानी को फेंकता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बो ग्रैनी तो अपने खाने में ही व्यस्त होती है। अब सभी लोगों को सारी बातें समझ में आती है और जीजी यहाँ पर सब लोगों को चिढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उसे मारने लगती है। तब ग्रैंडमा तारो से बोलती है कि अब वो 10 बजे से पहले हाना से नहीं मिल सकता है, और वो ओकारुन, मोमो और जीजी से भी माफी मांगती है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर इविल आई है तो मैं वहाँ पर पहले आ जाता, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इविल आई के पावर के सामने टिक पाती, क्योंकि इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो गॉड के लेवल के पावर रखती है, और अगर वो ऑर्डिनरी ह्यूमन को पोजेस कर ले तो वो ह्यूमन पागल हो जाता है और मर जाता है। इसलिए इविल आई हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमन को भी पोजेस करता है ताकि वो एक पावरफुल वेसल बन सके। लेकिन जो इविल आई हमारे सामने है वो अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ही बड़ा संकट आने से बच गया, लेकिन अभी भी ये और भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इन्हें रोक पाओगे। तो ग्रैंडमा जीजी को बोलती है वो हमेशा ही किसी न किसी के साथ ही रहेगा, और जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले वो इस शहर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर और बैरियर इस शहर के अंदर ही काम करती है। और वैसे भी
तारों का बैरियर ज्यादा देर तक इविल आई को नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो सभी को एक हॉट वाटर देती है ताकि जब अगर इविल आई अनकंट्रोल हो जाए तो वो लोग इस पानी के जरिए इविल आई को शांत करके जीजी में कन्वर्ट कर दें। और वो जीजी को ठंडे पानी से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि एक बूंद ठंडे पानी से भी वो दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो सकता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है ताकि उसे आसानी से मिल्क मिल सके। इसमें उसकी मदद ग्रैंडमा ने की होती है। तब यहाँ पर ओकारुन कापा से उसका यूएफओ के बारे में पूछने लगता है, तो यहाँ पर कापा अपना असली नाम पैनी विनी बताता है। तभी वहाँ पर उसका यूएफओ आता है और पैनी को ले जाकर थोड़ी दूर उस फार्म में ले जाकर छोड़ देता है। तब सुबह ग्रैंडमा और सभी लोग जीजी की फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होते क्योंकि ग्रैंडमा ने उन सबको इसी शहर में शिफ्ट करवा दिया था। तब यहाँ पर मोमो और ओकारुन के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, जिसकी वजह से ओकारुन शर्माने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। और मोमो उसे इस बात का फिक्र नहीं करने के लिए बोलती है और उसे अपना हाथ दोबारा से नीचे करने के लिए बोलती है। और मोमो दोबारा से धीरे धीरे ओकारुन के हाथ को टच करने लगता है, जिसकी वजह से ओकारुन शर्माने लगता है और बोलने लगता है कि ये कौन सा गेम है, क्योंकि उसे इस गेम का रूल भी नहीं पता। तो मोमो बोलती है कि उसे भी नहीं पता। तब उनके इस प्यार भरे मोमेंट को जीजी खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और ये सब भी ग्रैंडमा देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद जीजी अपने पेरेंट्स से मिलता है और रोने लगता है। और टीवी में हमें उस वोल्केनो के फटने का भी न्यूज दिखाया जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के मेंबर्स को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके हेड को नहीं गिरफ्तार किया जाता क्योंकि वो कहीं पर भाग गई होती, जिसे अभी भी ढूंढा जा रहा था। और यहाँ पुलिस वाले कीटो फैमिली के हेड को ढूंढ रहे थे जो जंगल में भाग गई होती और बोल रही थी कि मैंने उसे बड़ा करने में कितने साल लगा दिए, लेकिन मोमो ने उसे पल भर में ही मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के हेड असल में एक एलियन होती है जो अब मोमो से बदला लेने चाहती थी और वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब हमें ओकारुन और मोमो को दिखाया जाता है जो स्कूल जाते टाइम दोबारा से मिल जाते हैं, जहाँ पर ओकारुन मोमो से जीजी के बारे में पूछ रहा होता है। तो मोमो बोलती है कि जीजी अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि वो एक्सोर्सिज्म अभी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी अच्छे तरीके से इविल आई के कंट्रोल से नहीं छूट पाया है। और बोलती है कि वो एक्सोर्सिज्म जिससे इविल आई को शांत किया जा सकता था वो एक हायासी परफॉर्मेंस की तरह है जो केवल फेस्टिवल्स में ही होती है, जिससे इविल आई को एंटरटेन करके उसे शांत किया जाता है, लेकिन अभी उसे परफॉर्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ओकारुन बोलता है कि इसका मतलब अगर इविल आई उस बैरी से दोबारा से छूट गया तो उन्हें दोबारा से उससे लड़ना होगा। तो मोमो हाँ बोलती है और बोलती है कि उसे उससे कुछ पूछना है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियाँ आ जाती है और उनके इस बात को यहीं पर खत्म कर देती है। और वो लोग ये भी बताते हैं उस वोल्केनो के सामने एक यूएफओ को भी देखा गया है। जिसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। इधर हमें आयरा को दिखाया जाता है जो अपने क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि पिछली बार उसने बोला था कि उन सभी को मोमो के खिलाफ उसी ने भड़काया था, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो आयरा मोमो को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे क्लास के सामने मेरे साथ ऐसा करने की, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। लेकिन वो ओकारुन से शांति से बात करती है और बोलती है कि तुम अलग हो, तुम जब चाहो तब मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन वो दोबारा से मोमो से गुस्से में बात करने लगती है और बोलती है कि तो बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी। अब मोमो उन दोनों को बोलती है कि आज रात को वो उनके घर में ही रहे क्योंकि मांजीरो और उनके ग्रैंडमा जीजी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ही बारी बारी से जीजी पर नजर रखना होगा ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब मोमो आयरा से पूछती है कि आज उसके दोस्तों के साथ उसका कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन आयरा ये सुनकर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके उनके साथ रहने की वजह से उसके दोस्तों के बीच दरार आ रही है तो उसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आयरा बोलती है कि ऐसा नहीं है। इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से तारों का बैरियर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है, जिसकी वजह से जीजी आजाद हो जाता है। वहाँ पर जीजी, आयरा और ओकारुन भी आ जाते हैं, जहाँ पर तारो अपनी बॉडी को अपनी सिर की तरफ बुला रहा होता है। तब जीजी आयरा को देखकर उसकी सभी बातों को मानने लगता है और यहाँ ग्रैंडमा सभी को गर्म पानी से भरे थर्मस को दे देता है और वो सभी को खाना खाने के लिए बोलती है। तब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब ग्रैंडमा ओकारुन को सॉस को पास करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन जैसे उस सॉस को ग्रैंडमा की तरफ ले जा रहा था
तब उसका एक बूंद नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली वो जीजी के ऊपर नहीं गिरता है। तब ग्रैंडमा दूसरे सॉस को भी उसी की तरफ पास करने के लिए बोलता है, और जैसे वो कारून उस सॉस को ले जा रहा होता है, उसका एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जीजी दोबारा से इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है और उस टेबल को वहीं पर तोड़ देता है। और इवल आई में कन्वर्ट होने की वजह से जीजी के घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो इवल आई उस घर में तोड़-फोड़ मचा रहा था, लेकिन सही वक्त पर मोमो इवल आई पर गर्म पानी फेंकने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसके अटैक की वजह से इस घर में काफी चीजें टूट गई थी, और टर्बो ग्रैनी और नायरा इस सब करने के लिए जीजी को डांट रहे होते हैं। तब कारून से उस पर अटैक करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन कारून इसके लिए मना कर देता है। तो मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम हर वक्त जीजी को लेकर इतना केयरफुल नहीं रह सकते हैं। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने सही कहा, ऐसे तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो अजीब से पोज भी मार रहे थे, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें भगा देती है, जिसकी वजह से वो लोग भी भाग जाते हैं। तब मोमो बोलती है कि आखिरकार ये हायाशी गाने वाले कब आएंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मेशन बनानी होगी, क्योंकि आयरा तो अपने जगह पर बैठ भी नहीं रही है, जिसकी वजह से आयरा और मोमो के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर वो अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं, जो असल में हायाशी के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो अपने कार्ड देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि हायाशी ग्रुप के लोग ऐसे दिखते हैं। तब हायाशी के मेंबर्स अपनी चीजों को सेट करने लगते हैं, जो देखकर मोमो खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्या ये लोग आत्माओं को पोजेस कर सकते हैं? तो ग्रैंडमा बोलती है कि नहीं, ये लोग आत्माओं को पोजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, और वैसे भी अगर ये लोग आत्माओं को सेंस ही नहीं कर पाएंगे तो इनके कामों में बाधा भी नहीं बनेगा और कोई इविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं कर पाएगा। तब ऐसे ग्रुप के लोग अपनी चीजों को चेक कर रहे होते हैं, और इधर ग्रैंडमा भी अपने एक्सोर्सिज्म को तैयार कर रही होती है। तब हायाशी ग्रुप के लोग बिल्डअप करने लगते हैं, जिसको देखकर मोमो और कारून एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए चीयर करने लगते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग अपने परफॉर्मेंस को स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर वे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो सुनकर आँख के अगल बगल के जितने भी आत्माएं थे वो लोग भी उस गाने को सुनने के लिए आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस एक्सोर्सिज्म की वजह से जीजी को उस इविल आई का पास्ट दोबारा से दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो इस एक्सोर्सिज्म को बंद करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा मोमो को अपने साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए बोलती है, और मोमो भी ऐसा ही करती है और जीजी को पकड़ लेती है। और जैसे ही मोमो इविल आई को पकड़ती है, वैसे ही इविल आई का पावर उस मोमो के स्पिरिचुअल पावर के साथ लिंक हो जाती है, जिसकी वजह से मोमो को उस इविल आई का पास्ट दिखाई देने लगता है, जहाँ वो देखती है जीजी रो रो कर बोल रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि ये तो किसी के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि ये बचपन से ही कैद रहा है और इसका बस एक ही सपना रहा है कि ये किसी के साथ खेलना चाहता था। लेकिन अब जब वो आजाद है तो वो दोबारा से कैद होने वाला है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करो और इस एक्सोर्सिज्म को मत करो। भी ग्रैंडमा उस एक्सोर्सिज्म को बंद करवा देती है और बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, क्योंकि मैं उस इविल आई को अपने फैमिली मेंबर्स में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और मोमो बोलती है कि ग्रैंडमा क्या आप सच में ऐसा करना चाहती हो? तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुमने जीजी की बात सुनी ना, वो ऐसा करना चाहता है, जो सुनकर मुझे भी अच्छा लगा है। तो नायरा बोलती है कि अब हमें सभी वक्त जीजी को देखने में लगाना होगा, लेकिन मैं सभी टाइम इसके पास नहीं रह सकती। तो कारून बोलता है तो मैं सीखूंगा कि उस इविल आई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कि अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाएगा। नायरा बोलती है कि आखिरकार तुम ऐसा करोगे ही क्यों? वैसे भी ऐसा करने पर तुम्हारी नींद भी नहीं पूरी होगी और तुम्हारी जान को खतरा भी हो जाएगा। तो कारून बोलता है कि जीजी मेरा दोस्त है, इसलिए मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो ये सुनकर मोमो भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी मदद करने के लिए आगे आ जाती है, और यही सुनकर नायरा भी आगे आ जाती है। लेकिन इसी वक्त मोमो और नायरा के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब जीजी और कारून को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और कारून को एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग दोबारा से इविल आई पर कंट्रोल पा लेते हैं। तब हायाशी ग्रुप के लोग भी अपने सामान को समेटकर वहां से चले जाते हैं। तब ग्रैंडमा देखती है उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से वो कार्डबोर्ड लाकर उस घर को ढक देती है। अब यहाँ ग्रैंडमा जी को सीधा बैठने के लिए बोलती है और बोलती है वो ऐसा महसूस करे कि उसके हेड और फिंगर टिप्स से लेजर बाहर आ रहे हो, क्योंकि
इस तरह वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मोमो ने अपने पावर को इसी तरह से कंट्रोल करना सीखा था। अब जीजी को याद आता है कि बचपन में मोमो उस तरह का अजीब पोज इसलिए बनाते थे और अब वो साइकिक पावर को कंट्रोल भी कर सकती है। तो मोमो बोलती है कि इस स्टेप की वजह से तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर सकते हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा है, तुम अकेले ही अगर अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल कर पाओगे तो तुम अकेले ही उस इविल आई को भी रोक पाओगे। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, जहाँ पर जीजी को बाथरूम लगा होता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम जाने लगता है, लेकिन अरुण भी उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो इविल आई में कन्वर्ट ना हो पाए और उसे याद दिला सके उसे गर्म पानी से अपने हाथ धोने हैं। तब ये सुनकर वहाँ पर मोमो भी उठ जाती है, लेकिन जी और ओकारुन बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, जो सुनकर मोमो दोबारा से सो जाती है। तब ओकारुन और जीजी दोबारा से वापस जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन देखता है कि एक जगह पर कार्डबोर्ड अलग हो चुके हैं, जो देखकर वो उन्हें ठीक करने लगता है। जो देखकर जीजी उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन ओकारुन बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं। तो बोलता है कि जब मैं टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता था, मैंने भी यहाँ पर ग्रैंडमा और मोमो को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की और मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने खाने रहने और सभी चीजें का खर्चा उन्हें दूंगा, लेकिन ग्रैंडमा ने वो पैसे लेने से मना ही कर दिया और बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे पैसे देने ही हैं, वो एक काम करे और वो अगर किसी भी इंसान को ऐसा देखे जिसे तुम्हारी जरूरत हो तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। ये सुनकर जीजी बोलने लगता है कि आंटी सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नायरा सबसे पहले उठी होती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होकर सोई होती है। जिसके बाद वो तैयार होकर खाने के टेबल पास खाने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि मोमो, ओकारुन और जीजी तीनों ही नींद में होते हैं। तब आयरा ओकारुन को खाना देने लगती है, जो देखकर मोमो भी आयरा से खाना मांगने लगती है, लेकिन आयरा उससे मना कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वो तीनों स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में मोमो और नायरा एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। जिसके बाद स्कूल में मोमो अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि उसे अपने घर को रिबिल्ड करने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है। मोको बोलती है कि उसकी क्लासमेट रीना एक पार्ट टाइम जॉब के लिए एक इंसान को ढूंढ रही है। तो मोमो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगी, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी ही अपने मास्टर पर अटैक कर देती हो और उससे लड़ने लगती हो। तो मोमो बोलती है कि वो तो इसलिए था क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो सुनकर मिको और मुको को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन के पास चले जाते हैं और ओकारुन से बोलते हैं कि मोमो एक पार्ट टाइम जॉब करने लगी है, इसलिए अब उसे उनके साथ डेट पर जाना होगा। लेकिन ओकारुन नहीं जाना चाहता था, लेकिन मिको और मुको उसे जबरदस्ती अपने साथ डेट पर ले जाने लगते हैं। तब वो लोग बोलते हैं कि ये एक डेट नहीं है, बल्कि साथ में वो लोग चाय पीने जा रहे हैं। तो ओकारुन बोलता है कि अगर वो लोग साथ में चाय पीने जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि ये एक डेट है। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ओकारुन और मोमो चाय पीने जाएंगे तो वो एक डेट ही होगा क्या? तो ओकारुन बोलता है कि नहीं, वो डेट नहीं होगा। तो वो बोलती है तो इस चीज में हमारी बातें अलग क्या है, हम भी तो चाय पीने ही जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर मोमो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो ओकारुन को देखकर शर्माने लगती है, जिस वजह से ओकारुन वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन मिको और मोको उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट में उनके आने की वजह से मोमो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और उनके दोस्त उससे और भी ज्यादा प्यार से बात करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मोमो ओकारुन से प्यार से बात करती है, जिसकी वजह से ओकारुन भी शर्माने लगता है। वो लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट के रूल के मुताबिक मोमो को बहुत प्यार से चाय बनानी पड़ रही होती है। इस वजह से मोमो की हालत खराब हो चुकी थी और लास्ट में वो सभी लोग एक साथ मिलकर दिल वाले पोज बनाकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मोमो और ओकारुन की हालत खराब हो जाती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मोमो अपनी सहेलियों को डांट रही होती है। तो उसकी सहेलियां वहाँ से जाने लगते हैं और ओकारुन को भी ले जाने लगते हैं, लेकिन ओकारुन बोलता है कि अभी उसे यहीं रुकना है। तो उसकी सहेलियां ओकारुन को छोड़कर चले जाते हैं। तो ओकारुन इन सब चीजों के लिए मोमो से माफी मांग रहा होता है। तो मोमो बोलती है कि अगर तुम सॉरी ही बोलना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो ओकारुन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगा? तो मोमो बोलती है कि 10 बजे। तो ओकारुन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं किसी लड़की को रात में अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। मोमो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, जिस वजह से ओकारुन वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से मोमो को बुरा लग रहा होता है और वो दोबारा से अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है और दोबारा से काम करने लगती है, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती है और शिफ्ट एंड होने के बाद वो बाहर आ जाती है और ओकारुन को ढूंढ
ढूंढने लगती है, लेकिन ओकारुन कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मोमो खुद चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए ओकारुन आ जाता है। तो मोमो बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम चले गए हो। तो ओकारुन बोलता है कि मैं कभी भी किसी लड़की को अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। और वो मोमो का हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन शर्म से वो अपने हाथ हटा लेता है, लेकिन मोमो खुद उसका हाथ पकड़ लेती है। इस वजह से ओकारुन हैरान हो जाता है। और इधर जीजी अपने बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख जाता है, जिसकी वजह से मांजिरो उसके बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। और ग्रैंडमा बोलती है कि अब वो जीजी के पावर को देखना चाहता है, जिसके लिए वो मांजिरो को गर्म पानी तैयार रखने के लिए बोलता है और खुद जीजी पर सॉस फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि अगर तुम अपने पावर को कंट्रोल कर पाते हो तो ठीक है। जिसके बाद वो जीजी के ऊपर सॉस गिरा देता है, लेकिन जीजी इविल आई में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन वो अपने पावर को कंट्रोल कर लेता है। तो ग्रैंडमा उसका तारीफ करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे सावधान रहने के लिए बोल रही होती है कि अगर सॉस से कुछ ज्यादा ठंडा रहा तो तुम अचानक से इविल आई में कन्वर्ट हो जाओगे। अब वहाँ पर मोमो और ओकारुन भी आ जाते हैं, जिसके वजह से जीजी और आकिरा उससे मिलने के लिए आने लगते हैं, लेकिन गलती से वो आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आकिरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाता है और वो अचानक से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। अब सभी लोग जीजी के ऊपर गर्म पानी फेंकने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इविल आई ने अपने आसपास एक बैरियर बना दिया होता है, जिसके अंदर वो मोमो को भी कैद कर लेता है और मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। ग्रैंडमा तालिस्मान की मदद से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस बैरियर को कुछ नहीं होता है और ओकारुन भी उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहा होता है, जिस वजह से इविल आई मोमो पर अटैक कर देता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर से इविल आई को पीछे धकेल देता है। अब इविल आई अपने बैरियर को छोटा करने लगता है और मोमो का गला पकड़ लेता है, लेकिन मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविल आई के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से इविल आई दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और जीजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया। तब वहाँ पर ओकारुन आता और जीजी को पीछे धकेलकर मोमो का हालचाल पूछने लगता है। तब ग्रैंडमा के तालिस्मान यूज करने की वजह से उसकी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई भी जीजी पर ब्लेम नहीं करता है। अब थोड़ी देर बाद आकिरा मोमो से उस कोल्ड ड्रिंक को जीजी के ऊपर गिराने की वजह से मोमो से माफी मांग रही होती है, और मोमो उसे फिक्र ना करने के लिए बोलने लगती है। और इधर जीजी और ओकारुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ओकारुन को लग रहा होता है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसे ताकतवर बनना होगा, जिसकी वजह से वो एलियन पैनी से मिलने के लिए चले जाता है, जो एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है, जो बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ओकारुन बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना चेला बना ले और मुझे बताएं कि पंच कैसे मारना है। तो पैनी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बैलेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखवाने में मेरी मदद करो। तब ओकारुन काम करते करते थक जाता है और उसे यकीन होता है कि पैनी उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन पैनी इसके लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से ओकारुन घर आ जाता है और ग्रैंडमा नोटिस करती है कि ओकारुन और जीजी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तब मांजिरो ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है। ये इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस बार हम मोमो की वजह से बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमें दोबारा से हायासे परफॉर्म करने वाले को बुलाना होगा और हायासे परफॉर्म करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा खुद करूंगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम समझ नहीं हो रहे हो, कभी कभी बच्चों की बोझ को बड़ों को उठाना ही पड़ता है। मांजिरो बोलता है कि ये ठीक है, लेकिन बड़ों का ये भी जिम्मेदारी होता है कि वो बच्चों को कभी कभी रियलिटी का सामना करवाए। ये भी जीजी बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो इविल आई को कंट्रोल करना नामुमकिन है। तब यहाँ पर ओकारुन पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर ओकारुन क्या कर रहा है। तो ओकारुन बोलता है कि मैं पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूं। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये ठीक है, लेकिन क्या तुम ताकतवर होकर किसी को मारना चाहते हो। तो ओकारुन बोलता है कि मैं खुद से नाराज हूँ, मैं बस इविल आई को हराना चाहता हूँ। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या ताकतवर होना। तो अरुण बोलता है कि मैं पंच मार के ताकतवर होना चाहता हूँ। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, अगर तुम ताकतवर हो भी जाओगे तभी तुम इविल आई का सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी पावर और टेक्निक बहुत ही ज्यादा है और उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है, इसीलिए तो वो मेरी एबिलिटी का भी सामना कर रहा है। और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास अभी किसकी पावर है। और पूछने लगती है कि जल्दी बताओ, तुम ताकतवर होना चाहते हो या पंच मारना सीखना चाहते हो। ओकारुन बोलता है कि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो टर्बो ग्रैनी उसे बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि तुम मेरी पावर यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें ताकतवर होने में मदद करूंगी, इसलिए मुझे फॉलो करो। और वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अकीरा भी उनका पीछे करते हुए आ जाती है, क्योंकि वो ओकारुन को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। टर्बो ग्रैनी अकीरा को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, तो अकीरा हिल्की की पावर यूज कर टर्बो ग्रैनी को मारने लगती है, जिसकी वजह से वो सब इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अभी भी अकीरा और टर्बो ग्रैनी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब टर्बो ग्रैनी उन्हें म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही डरने लगते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोगों की पिक्चर्स होती है। तब टर्बो ग्रैनी जैसे ही पियानो बजाती है तो अकीरा डर के वजह से ओकारुन को एक पंच मारती है और बाद में ओकारुन
ओकारुन से माफी मांगने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी उस पियानो के की को प्रेस करने लगती है और ओकारुन को उस की के साथ सिंग करके जंप करने के लिए बोलने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारी कॉम्बैट रिदम है जो कि काफी ज्यादा स्लो है। जिसके बाद वो इविल आई की कॉम्बैट रिदम को बजाने लगती है कि ओकारुन से काफी ज्यादा होता है। तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे जंप को इविल आई से कंपेयर करूं तो जब तक तुम एक जंप करते हो तब तक इविल आई 4 फुल फॉर्म यूज कर चुका होता है। ओकारुन बोलता है कि क्या इसका मतलब वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो टर्बो ग्रैनी गुस्से में बोलती है कि बकवास बंद करो, मैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। लड़ाई में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शन को स्विच कर सकते हो। इस सिल्की अपने पेट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और इविल आई भी ऐसा ही है, लेकिन जब वो कर्स हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार अटैक कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। तब वहाँ का पियानो अपने आप बजने लगता है क्योंकि वहाँ पर एक और भूत आ गया होता है जो उनके बेकार के ट्यून की वजह से परेशान हो गया था। अब वहाँ पर सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे भूत आ जाते हैं जो उनके धुन की वजह से परेशान हो गए थे। वो आत्माएं इन सब से पूछने लगते हैं कि वो बेसुरा आवाज कौन निकाल रहा था, लेकिन ओकारुन और नायरा इस सब के लिए मना करने लगते, लेकिन बीच में टर्बो ग्रैनी टपक जाती है और बोलने लगती है कि वो बेसुरा आवाज ये दोनों ही निकाल रहे थे। इस वजह से उन आत्माओं को गुस्सा आ जाता है और वो इन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये सब अपने अपने पावर को यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म होकर उन अटैक से बच जाते हैं। वो आत्माएं अपने म्यूजिक के पावर को यूज कर इन पर अटैक करते हैं और जैसे ओकारुन उन म्यूजिक के नोट्स को छूता है तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और ओकारुन जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी उसे डांटने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें इन सबको डॉज करना चाहिए क्योंकि ये सब एक ओम है और उन रेस सैम्बल को बिल्कुल मत छूना क्योंकि उससे तुम मर भी सकते हो। अब वो आत्माएं अपनी पावर की मदद से उस जगह को ही चेंज कर देते हैं और अपने म्यूजिक की मदद से उन दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ओकारुन और नायरा अपनी पावर की मदद से उन सभी अटैक को डॉज करने लगते हैं। लेकिन ओकारुन दोबारा से एक नोट्स को टच कर लेता है जिसकी वजह से वो दोबारा से जख्मी होकर दूर जाकर गिरता है। तब उन म्यूजिक का कंडक्टर म्यूजिक को तेज करने के लिए बोलने लगता है और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा उन सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रही होती है, जिसकी वजह से ओकारुन भी सोच रहा होता है कि आयरा तो काफी ताकतवर है, वो उन अटैक से आसानी से बच रही होती है। इस वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारुन को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि ये समय उसकी तारीफ करने का नहीं है बल्कि तुम्हें भी इन अटैक को डॉज करना होगा। अब नायरा अपने बालों की मदद से उन आत्माओं को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे नोट्स होने की वजह से वो उन आत्माओं को नहीं छू पा रही होती है और एस सैम्बल ओकारुन को टच कर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। वो आत्माएं बहुत सारे नोट्स से ओकारुन पर अटैक कर देते हैं और आयरा पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा किसी तरह उन नोट से बच रही होती है। इस वजह से ओकारुन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और बोलने लगता है कि आयरा तो सच में कमाल है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ताकतवर अपोनेंट से लड़ाई किया हूँ जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हुआ हूँ। इस वजह से टर्बो ग्रैनी दोबारा से ओकारुन को डांटने लगती है और बोलने लगती है कि ये समय रोने का नहीं है, तुम्हें इस रिदम को समझना होगा क्योंकि ये इसी तरह काम करती है और आयरा भी इन नोट्स को ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तुम्हें इनके परफॉर्मेंस को नहीं देखना है बल्कि तुम्हें एक म्यूजिक को सोचना है और उसके रिदम के अनुसार अपने बॉडी को मूव करना है। ओकारुन बोलता है कि तुम्हें ये बोलने में आसान लगता है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी म्यूजिक नहीं सुनी है। लेकिन तभी वो बोलता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही हायासी परफॉर्मेंस वाली म्यूजिक सुनी थी जिसकी वजह से मेरे बॉडी में रिदम दौड़ चुके थे। तो इधर आयरा उन नोट से बचते हुए एक गड्ढे में फंस जाती है जिसकी वजह से वो म्यूजिशियन उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ओकारुन हायासी के म्यूजिक को याद करके रिदम में आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। वो म्यूजिशियंस ओकारुन पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन ओकारुन रिदम में आ गया था जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी तेज हो गई थी और वो उन सभी नोट से बचने लगता है। इस वजह से आयरा उन म्यूजिशियंस के कंडक्टर को मार देते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर फोटो में कन्वर्ट हो जाता है और टक्कर के जाते ही वो सभी म्यूजिशियंस अपने रिदम को खो देते हैं और अलग अलग म्यूजिक बजाने लगते हैं। इस वजह से ओकारुन और आयरा को उन पर अटैक करने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी पियानिस्ट उन सबको फिर से रिदम में बजाने के लिए बोलने लगता है। इस वजह से वहाँ का सीन दोबारा से चेंज हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा बंदा आकर गाना गाने लगता है। वहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं जिनसे काफी सारे बंदे निकलने लगते हैं और वो सब गाना गाते हुए ओकारुन और आयरा पर अटैक कर देते हैं। टर्बो ग्रैनी बोलने लगती है कि ये सभी इल्यूजन्स है, इस वजह से इन सबको छोड़कर उन चारों म्यूजिशियंस को मारो। आयरा बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो म्यूजिशियंस कहाँ है? तब वो लोग उन म्यूजिशियंस के स्टेज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस वजह से आयरा ओकारुन के हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने बालों की मदद से एक बड़े से जांट को पकड़कर उसके सिर के पास पहुंच जाती है। अब 2 जायंट्स उस जायंट्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और वो जायंट्स दोबारा से उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरा ओकारुन को लात मारकर दूर भेज देती है और खुद उन जायंट्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब एक जायंट्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन आयरा का ट्रांसफॉर्मेशन टूटने लगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है और दोबारा से ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन जायंट्स पर अटैक कर देती है। वो ओकारुन उन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ने लगता है और वो म्यूजिशियंस अपने नोट से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन अपने रिदम की मदद से उन नोट से बचते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और इधर आयरा भी जायंट्स के पावर को यूज करके उन्हें हरा रही होती है। एक जायंट्स को नीचे गिरा देती है और अपने बालों की मदद से घूमते हुए एक जायंट्स पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी जायंट्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो जायंट्स अभी भी गाना बंद नहीं कर रहे होते और इधर ओकारुन उन सभी नोट से बचते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में कई सारे छोटे छोटे बंदे आने लगते हैं, लेकिन ओकारुन अपने रिदम की मदद से उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब टर्बोग्रैनी बोलने लगती है हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा और उन पांचों को हराना होगा। लेकिन ओकारुन बोलता है कि मैं 2 बारी फुल थ्रोटर्स का यूज कर सकता हूँ, तो मैं इन पांचों को कैसे हराऊंगा। तो टर्बोग्रैनी बोलती है तुम्हें पर पीक 5 चेसिस का यूज करना होगा। तब वहाँ के नोट्स उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ के नोट्स को देखकर ओकारुन को समझ में आ जाता है कि उसे एक बीट में 5 स्विचेस को कैसे यूज करना है और वो अपने रिदम को बढ़ाकर तेजी से उन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ता है और एक ही अटैक में उन पांचों म्यूजिशियंस को हरा देता है। इस वजह से वो म्यूजिशियंस दोबारा में फोटो में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओकारुन और आयरा दोबारा से म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। वो ओकारुन आयरा को थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसी की वजह से वो आज ये सब कर पाया है, जिसकी वजह से आयरा उसका थैंक्स सुनकर फ्रीज हो जाती है। लेकिन टर्बोग्रैनी तो अपने चौड़ में बोलती है कि ये सब तुम लोग मेरी वजह से कर पाए हो, इसलिए मेरा भी थैंक्स बोलना चाहिए। लेकिन आयरा उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से उन दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो ओकारुन टर्बोग्रैनी का भी थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसी की वजह से आज वो इन सब चीजों को समझ पाया। लेकिन टर्बोग्रैनी बोलते हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़ो क्योंकि तुम अभी सभी कुछ ऊपर से समझ पाओ और मेरी पावर तो इन सब से काफी ज्यादा है। अब आयरा टर्बोग्रैनी से उन फोटो के आत्माओं के बारे में पूछने लगती है, तो टर्बोग्रैनी बताती है वो बस एक विचार है जो डर की वजह से अपना शेप बदल लिया था। बताती है कि अगर वो लोग 2 बजे आकर पियानो बजाएंगे तो वो आत्माएं दोबारा से वापस आ जाएंगे और उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो अगर उन आत्माओं से लड़ते हुए मर जाएगा तो वो लोग रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। इस वजह से ओकारुन और आयरा यहाँ दोबारा वापस आने के लिए मना करने लगते हैं। लेकिन तभी आयरा टर्बोग्रैनी से पूछती है कि तुम्हें इन भूतों के बारे में कैसे पता है। टर्बोग्रैनी बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम लोगों को मारने के बारे में सोच रही होती हूँ, लेकिन तभी वो गलती से पियानो के पर पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो पियानो बच जाता है और वो भूत दोबारा से वापस आ जाते हैं। फिर हम मोमो के घर को देखते हैं जहाँ पर मांजिरो बोल रहा होता है कि हमें हायाशी बैंड्स वालों को दोबारा से बुलाना होगा क्योंकि इविल आई कुछ प्लान कर रहा है और हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जरूर कोई ना कोई मारे जाएंगे। और मांजिरो जीजी से बोलता है कि तुम भी नहीं चाहते हो ना कि मास्टर या मोमो को कुछ हो जाए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाओगे। इस वजह से हमें कल एग्जॉर्सिज्म को करना होगा और उसके लिए मैंने हायाशी बैंड्स वालों को पहले ही बुला लिया है। तभी बीच में मोमो आ जाती है और बोलने लगती है कि वो अपनी बकवास बंद करे और अपनी दादी से बोलता है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे क्योंकि उन्होंने ही तो बोला था कि वो जीजी को अपना फैमिली मेंबर बनाएंगे। जीजी भी अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है और हमें उसकी कोशिश को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। वो ओकारुन जीजी को बाहर बुलाने लगता है, लेकिन मोमो को कुछ समझ नहीं आता और ओकारुन आयरा को जीजी के ऊपर पानी फेंकने के लिए बोलने लगता है और बोलने लगता है कि कोई भी हमारे लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, कि अब मैं इविल आई को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ। लेकिन आयरा बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये कोई गेम नहीं है। ओकारुन बोलने लगता है कि जब इविल आई ने मोमो को नुकसान पहुंचाया था तब मुझे लगा था कि हम लोग इसे रोक सकते, लेकिन इविल आई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा चालाक भी है, जिस वजह से हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते और तुम लोग तो इविल आई को अपनाने की कोशिश भी कर रहे हो, जो कि बेवकूफों वाली बात है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिस वजह से मैं अपने वीकनेस पर काम कर रहा था। इसीलिए वेट करो जीजी, तुम इविल आई को बचाना चाहते हो और ये मैं जरूर पूरा करूंगा। अब मांजिरो ओकारुन को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक देती है और ओकारुन को बोलती है कि अब इविल आई तुम्हारे हवाले है और इधर आयरा भी जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है, जिस वजह से जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और इविल आई और ओकारुन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर इविल आई और ओकारुन एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ओकारुन इविल आई को कई टक्कर दे रहा होता है और ओकारुन इविल आई को मारकर दूर फेंक देता है। तब इविल आई अपने बॉल की मदद से ओकारुन पर अटैक करता है, लेकिन ओकारुन उन सभी बॉल से बचकर इविल आई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी वेव्स निकल रहे होते हैं। वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर ओकारुन इविल आई को बड़ी बुरी तरह से धो रहा था और उसे दोबारा से हवा में उछाल देता है। अब इविल आई ओकारुन को कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन उससे बच जाता है और अपनी पूरी पावर से इविल आई पर अटैक कर देता है और इविल आई को मोमो के घर के ऊपर फेंक देता है। इस वजह से मोमो का घर पूरी तरह से टूट गया था और ओकारुन भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इस बार इविल आई को फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, इसलिए वो ओकारुन को बोलता है कि इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए चलो और भी लड़ते हैं, लेकिन तुम किस फॉर्म में आ गए हो, जल्दी करो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब आयरा को ओकारुन का टेंशन होने लगता है क्योंकि ओकारुन अब दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो
आ रहा होता है, लेकिन ओकारुन इन सबको के बीच में नहीं आने के लिए बोलता है। अब मोमो ग्रैंडमा को ओकारुन की मदद करने के लिए बोलने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा बोलती है कि अगर वो लोग ओकारुन की मदद करेंगे तो उन्हें इविल आई को खत्म करना पड़ेगा। तब फाइट की वजह से ओकारुन अब थक गया होता है और इविल आई उसके सामने आकर उससे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोल रहा होता है और फाइट करने के लिए बोलने लगता है, लेकिन ओकारुन मना करने लगता है और बोलने लगता है कि मैं कमजोरों पर अटैक नहीं करता हूँ और तुमसे फाइट करने के बाद मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो इविल आई बोलने लगता है कि तुम कमजोर किसे बोल रहे हो, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन ओकारुन बोलता है कि नहीं, तुम कमजोर हो और इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। ओकारुन बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इविल आई मान जाता है और बोलता है कि हाँ, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब ओकारुन बोलता है कि मैं तुमसे तभी लड़ूंगा जब तुम किसी और ह्यूमन पर अटैक नहीं करोगे और सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। तो इविल आई इसके लिए मान जाता है, लेकिन ओकारुन बोलता है कि वो इविल आई से हफ्ते में केवल एक बार ही लड़ेगा, जिसके लिए इविल आई नहीं मान रहा होता है। तब ये सब देखकर ग्रैंडमा हंसने लगती है और मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि आखिरकार ओकारुन करना क्या चाहता है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि ओकारुन इविल आई का प्ले मैट बनना चाहता है और उसे बताने लगता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब ओकारुन बोल रहा होता है कि पिछली बार जब ओकारुन ने इविल आई से फाइट की थी तो इविल आई ने बोला था कि वो खेल को और भी ज्यादा सीरियस खेलना चाहता है। इसे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन अभी इविल आई के लिए मर्डर एक गेम की तरह है और टर्बो ग्रैनी ने भी बोला था कि अभी इविल आई एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है और अगर ये बात सच है तो वो और भी ज्यादा खेलना चाहता है। इसलिए मैं अगर इविल आई को हरा दूंगा तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगा और वो किसी और को हर्ट नहीं करेगा। अब प्रेजेंट में ओकारुन और इविल आई एक डील करते हैं, जिसमें हर हफ्ते ओकारुन ट्यूसडे को स्कूल के बाद इविल आई से फाइट करेगा और इसके बदले इविल आई किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं करेगा, जिसके लिए इविल आई भी मान जाता है। तब इविल आई अपने कच्छे को उतारकर ओकारुन को देने लगता है, क्योंकि उस कच्छे के अंदर काफी सारे आत्माएं होती हैं जो ह्यूमन को मारना चाहती है। इसलिए वो ओकारुन को इस कच्छे को तब तक संभालने के लिए बोलता है जब तक इविल आई ओकारुन को हरा नहीं देता है। तो ओकारुन भी इसके लिए मान जाता है। अब जीजी भी नॉर्मल हो जाता है और ओकारुन जीजी से बोलता है कि अब सभी कुछ ठीक है, जिसकी वजह से जीजी की आंखों में आंसू आ जाती है और सुबह मांजिरो उस कच्छे को अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो एक कर्स आइटम है, जिसके वजह से वो उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जीजी के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जो ग्रैंडमा को जीजी का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोल रहे होते हैं। अब ग्रैंडमा जीजी को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए बोलता है और उस पर काम करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जीजी उन सबको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब आयरा भी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब ओकारुन मोमो को बोलती है कि यहाँ हमें रखने के लिए थैंक्स। तो मोमो बोलने लगते है कि क्या तुम इतना ही बोलोगे? तो ओकारुन बोलता है कि क्या मुझे और भी बोलना चाहिए? तब ओकारुन और मोमो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो शर्मा रहे होते हैं। तब उन दोनों के रोमांस के बीच आयरा आ जाती है और मोमो को ये सब करने के लिए रोकने लगती है। तब ओकारुन और आयरा यहाँ से चले जाते हैं। तब मोमो और सभी लोग देखते हैं कि उनका घर तो बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा उन्हें हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बोलने लगते हैं, जहाँ जाकर वो अलग अलग चीजें करने लगते हैं। तब घर जाते वक्त मोमो को पता चलता है कि अब घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मोमो अपने ग्रैंडमा को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए बोलने लगते हैं। तब वो लोग अपने घर पास आ जाते हैं। तो वो अपने घर के पास एक एलियन को देखते हैं, जिसे वो लोग एक लात मारते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी ओकारुन उन्हें रोकने लगता है, जहाँ पर मैंटिस और उसका बच्चा भी आया होता है और आयरा भी आई होती है और बोलने लगते हैं कि उन्हें उनकी चिंता हो रही थी और वो लोग यहाँ पर उनके घर को बनाने में मदद करने के लिए आए हैं। वो ओकारुन बताता है कि ये एलियन मैंटिस का दोस्त है और इसका नाम लूट्रस है। तो ये सुनकर मोमो से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन लूट्रस अभी भी गुस्सा हो रहा होता है। तो मैंटिस बोलता है कि लूट्रस बोल रहा है कि इसे अच्छा लग रहा है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने थैंक्स बोला, लेकिन मोमो बोलती है कि इसे देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमें मारना चाहता है। लूट्रस एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है, जिसकी वजह से वो हमारे घर बनाने में मदद करेगा। लेकिन ग्रैंडमा मैंटिस को बोलती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ और खेलो। लेकिन मैंटिस बोलता है कि मैं हमेशा से ही आपका कर्ज उतारना चाहता था, इसलिए मुझे ये करने दीजिए। और ओकारुन भी बोल रहा था कि उसने भी ग्रैंडमा को काफी तकलीफ दिया है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन ग्रैंडमा ये नहीं मान रही होती है और खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी मोमो सभी को उनकी सच्चाई बता देता है। तब सभी लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मैंटिस उन्हें एक मटेरियल नैनो स्किन्स दिखाने लगता है और इससे ही वो लोग घर बनाने वाले होते हैं। और इस नैनो स्किन को वो लोग क्ले की तरह यूज करते हैं, जिससे वो किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। अब सभी लोग उस चीज को बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और मैंटिस उन्हें बताता है कि अगर ये नैनो स्किन टूट जाता है तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में हो जाएगा और इसे पकड़कर आप किसी भी शेप के बारे में सोचेंगे तो ये नैनो स्किन उसी शेप में बदल जाएगा। अब वो सभी लोग इसी तरह से अपना घर बनाने लगते हैं और अगले ही दिन वो लोग अपने घर को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन लूट्रस अभी भी गुस्सा हो रहा होता है। अब मोमो उन सबको थैंक्स बोल रही होती है और आयरा वहाँ से चली जाती है और ओकारुन भी उसे थैंक्स बोलता है और बोलने
बोलने लगता है कि यहाँ रहते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसी का घर है। तो मोमो बोलती है कि ये जगह देखते ही देखते खास हो गई है, इसलिए हमें इस घर को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। जो सुनकर ओकारुन खुश हो जाता है। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर जीजी की फैमिली भी मोमो के घर को जोड़ने के लिए सामान ला रहे होते हैं और उन्होंने जीजी को काफी दौड़ाया होता है, जिसकी वजह से जीजी की हालत खराब हो गई होती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर घर तो पहले ही बन चुका होता है और मोमो उन्हें सारी बात बताती है और उन्हें शांत रहने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी सो रही होती है। अब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं, जहाँ पर मोमो पूछती है कि जीजी ईवल आई का क्या हाल है। तो जीजी बताता है कि वो बहुत बार ईवल आई में कनेक्ट हो चुका है, लेकिन ईवल आई में कोई भी गड़बड़ी नहीं की है और उसने अपने वादे को भी काफी अच्छी तरह से निभाया है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से, लेकिन मेरा और ईवल आई के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन चुका है और अब मुझे ईवल आई के इमोशंस भी पता चल जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है। और ये सुनकर मोमो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। तब जीजी मोमो से पूछता है कि क्या मोमो को किसी से प्यार है। जो सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और जीजी को मारने लगती है। अब वहाँ पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर जीजी को घेर लेती है और मोमो वहाँ से खिसक लेती है। तब एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक ट्राई करने के लिए बोलती है और इस बार जब जीजी कोल्ड ड्रिंक पीता है तो ईवल आई उसका कपड़ा नहीं फाड़ता है और उसे ये ड्रिंक भी काफी पसंद आया होता है। अब वो सभी को मारने की बात करने लगता है, लेकिन मोमो उसे खींच कर ले जाने लगती है और जीजी जैसे ही फुटबॉल को देखता है वो फुटबॉल ही खेलने लगता है। यहाँ पर वो गोलकीपर को गोल के अंदर ही पहुंचा देता है और धीरे धीरे करके सभी प्लेयर्स को भी गोल के अंदर पहुंचा देता है, जिस वजह से मोमो को दोबारा से ईवल आई को खींच के ले जाना पड़ता है। यहाँ पर वो किसी गर्म चीज को ढूंढ रही थी ताकि वो जीजी को दोबारा से नॉर्मल कर पाए, लेकिन ईवल आई बोल रहा होता है कि उसे जल्दी से वो ड्रिंक जो उसने पहले पी होती है। लेकिन मोमो बोलती है वो तो उसे कोई गर्म चीज देना चाहती थी, लेकिन लगता है कि उसके पास कोई उपाय नहीं है और वैसे भी तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। जैसे मोमो जीजी को लेकर क्लास में आ जाती है और सभी लोग जीजी के नए रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं और ईवल आई को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तो ईवल आई वहाँ के कुछ बच्चों को देखकर लिखने का ट्राई करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से लोगों को मारने की बात करने लगता है। इस वजह से मोमो दोबारा से ईवल आई के मुंह को बंद कर देती है और लंच में ईवल आई को वो गर्म चीज खिलाना चाहती थी, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। जैसे ईवल आई अपने हाथों से ही नूडल्स खाने लगता है। तब मोमो उसे चॉपस्टिक्स देती है, लेकिन ईवल आई को तो चॉपस्टिक यूज करना ही नहीं आ रहा होता है। इस वजह से ईवल आई को गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो दोबारा से अपने हाथों से उसे खाने लगता है। और इधर ओकारुन को उसके क्लास में एक स्टूडेंट अपने पास बुला रहा होता है और वो उसे अपना दुश्मन बुला रहा होता है, लेकिन ओकारुन उसके बात भी नहीं सुन रहा होता है। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई उसका दुश्मन भी है, लेकिन जैसे वो सुनता है कि वो उसका दुश्मन है वैसे ही वो हैरान हो जाता है। और यहाँ पर मोमो की सहेलियां उससे पूछ रही होती है कि कहीं जीजी के ऊपर पर्सन सोसाइटी के भूत ने कब्जा तो नहीं कर लिया है या कि उसके पास कोई गोल्डन बॉल तो नहीं है। जो सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। मोमो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कैसे पता है। तब मोमो को एक पिक्चर दिखाने लगता है जिसमें उससे ओकारुन का गोल्डन बॉल दिखाया जा रहा होता है। अब हमें यहाँ पर किंडा को दिखाया जाता है, जो बहुत ही स्टाइल से तैयार होकर गाने गाते हुए डांस करते हुए स्कूल जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो स्कूल पहुंचता है वहाँ पर वो शांत हो जाता है। इधर हम ओकारुन को देखते हैं जो मोमो के साथ दोस्ती करने के बाद पहली बार उससे मिलने वाला था और इधर मोमो भी उसका गेट पर इंतजार कर रही होती है। तो ओकारुन सोचने लगता है कि क्या मोमो सच में मेरा वेट कर रही है। हमने साथ में काफी कुछ सहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोमो मेरा वेट कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब वो शांति से मोमो के बगल से जाने लगता है, लेकिन तभी मोमो उसके पास आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, जो देखकर किंटा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ओकारुन जैसा बंदा से मोमो कभी नहीं बात कर सकती है। अब ओकारुन क्लास में चला जाता है, जहाँ पर किंटा अपनी साइफाई वाली मैगजीन्स को पढ़ते हुए ओकारुन पर नजर रख रहा होता है और ओकारुन भी अपने एलियन वाली बुक्स पढ़ने लगता है। तब लंच में ओकारुन मोमो को ढूंढने के लिए चला जाता है और मोमो भी ओकारुन को ही ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे को अलग अलग जगह पर ढूंढने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे होते हैं और किंटा भी ओकारुन का पीछे कर रहा होता है, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं, जिससे वो अलग अलग बेंच पर जाके बैठ जाते हैं और ओकारुन सोचने लगता है कि मोमो पक्का मुझे अवॉइड कर रही है, क्योंकि लगता है कि मोमो को ये एहसास हो गया कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हूँ। इधर मोमो सोच रही होती है कि आखिरकार ओकारुन कहाँ गया है। लंच ब्रेक खत्म होने वाले, लेकिन अभी वो मुझे नहीं मिला है। लगता है मैंने उसे दोस्ती करने के लिए ज्यादा फोर्स कर दिया है। इधर ओकारुन सोच रहा होता है कि मोमो काफी पॉपुलर है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसके लिए एक बैकअप फ्रेंड हूँ। और किंटा भी ओकारुन के अपोजिट बेंच में बैठा होता है और उस पर नजर रख रहा होता है। तब वो लोग अपने क्लास में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से गलती से ओकारुन और मोमो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच एक किस हो जाते हैं, जिसे देखकर किंटा, मिको और मोको हैरान हो जाते हैं। तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर
किंटा ओकारुन का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओकारुन को उसके इशारे समझ में ही नहीं आ रहे होते, जिससे किंटा सोचने लगता है कि अब मुझे अपनी पावर और चालाकी का यूज करना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है। तब वो ओकारुन के पास जाकर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे दुश्मन। जो सुनकर ओकारुन बोलने लगता है कि क्या सच में तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो तुमने मुझे से कभी भी बात नहीं किया, तो अब क्यों कर रहे हो। किंटा बोलने लगता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात ही अलग है। मुझे ये जानना है कि तुम मोमो के साथ इतने घुल मिल कैसे गए हो। तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो और तुम एक चोमू टाइप के लड़के हो, और अब तो तुम्हारी दोस्ती आयरा के पास भी हो गई है, तो आखिरकार जल्दी बताओ कि तुम लड़कियों के बीच इतने पॉपुलर कैसे हो सकते हो। तो कारण बोलने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं लड़कियों के बीच पॉपुलर नहीं हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और चिल्लाते हुए वो कारण को बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारा सिर्फ गोल्डन बॉल मिल चुका है। जो सुनकर किंटा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगती है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तो किंटा बोलने लगता है कि सभी की सोच दोस्त को लेकर अलग अलग होती है, इसलिए तुम हमें दोस्त कह सकती हो। तो मोमो बोलने लगती है कि मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुमको देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन इसे छोड़ो कारण मुझे तुम्हारी नेक्स्ट गोल्डन बॉल मिल चुकी है। लेकिन वो कारण बोलने लगता है कि मोमो हमें यहाँ से बाहर जाकर बात करनी चाहिए। किंटा सोचने लगता है कि ये है वो कारण को पॉपुलर होने का कारण, क्योंकि वो हमें लड़कियों के साथ स्पाइसी टॉक्स करना चाहिए। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो मोमो को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि उसके आवाज की वजह से उनके स्टडी में प्रॉब्लम हो रही होती है। तब मोमो ओकारुन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़की ओकारुन को यहाँ से जाने के लिए मना करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोमो ओकारुन को बुली कर रही है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसे ओकारुन को बुली होने से बचाना ही पड़ेगा। जिस वजह से मोमो और उस लड़की के बीच लड़ाई हो जाती है और किंटा ये देखकर हैरान हो जाता है कि ओकारुन के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ रही है। अब उस लड़ाई को रोकने के लिए किंटा बीच में आ जाता है और लड़कियों से बात करने के लिए स्पाइसी टॉक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही किंटा को वार्निंग देते हैं कि ऐसा अगर उसने दोबारा किया तो वो उसे मार देंगे। और मोमो और ओकारुन गोल्डन बॉल को लेने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर मोमो ओकारुन से बोल रही होती है कि उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार वो तुम्हारे लिए इतना चिंता क्यों कर रही थी। तो ओकारुन बोलने लगता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन ये सब देखकर मैं काफी खुश हूँ। जो सुनकर मोमो बोलने लगती है कि ऐसा इसलिए है कि तुम काफी कूल हो। जो सुनकर ओकारुन बोलने लगता है कि क्या सच में मैं कूल हूँ, आखिरकार मैंने ये कह ही दिया। जो सुनकर मोमो हंसने लगती है। वो दोनों उस गोल्डन बॉल के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर ओकारुन बोल रहा होता है कि जरूर वो गोल्डन बॉल किसी भूत के पास होगी, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के अकॉर्डिंग भी वो बॉल भूत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ किंटा भी उनका पीछा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ओकारुन जरूर कोई स्पाइसी टॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि जब मैं स्पाइसी टॉक करता हूँ तो मुझे मौत की धमकियां मिलने लगती है। आखिरकार मुझे ये सीखना ही होगा कि लड़कियों से स्पाइसी टॉक कैसे बात करना पड़ता है, ताकि मुझे भी मोमो जैसी लड़की से किस करने का मौका मिल जाए। तभी उससे एक बकेट टच हो जाती है, जिससे मोमो और ओकारुन को पता चल जाता है कि वहाँ पर किंटा उनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी किंटा उनके सामने आ जाता है और अचानक से वो हवा में उड़ने लगता है और सीधा मोमो की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे उसे लगने लगता है कि आज हम मोमो को किस करके ही रहेगा। लेकिन तभी बीच में ओकारुन आ जाता है और ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को बचा लेता है। तो मोमो बोलने लगती है कि ये तो वही तुम्हारे क्लास का थर्ड के इंसान है, लगता है कि तुम्हारा गोल्डन बॉल इसी के पास है। ओकारुन को वहाँ पर उसके गोल्डन बॉल उड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे होते। और जैसे वो ओकारुन उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, वो गोल्डन बॉल ओकारुन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। ओकारुन मोमो को बोलने लगता है कि ये कोई घोस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक बॉडी फील हो रही है। तब वो गोल्डन बॉल वहाँ से जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ओकारुन मोमो को अपने पीठ पर बिठा लेता है। और किंटा को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा होता है कि ओकारुन मोमो को पिगी राइड दे रहा है। तब मोमो किंटा को ओकारुन और मोमो का बैग संभालने के लिए बोलने लगती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पक्का उसे मार देगी। अब वो लोग उस गोल्डन बॉल का पीछा करते हुए अपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन तभी वो गोल्डन बॉल कहीं पर खो जाती है, जिसे वो लोग ढूंढने लगते हैं। तभी वो बॉल आकर मोमो पर अटैक कर देती है, जिससे मोमो दूर जाकर गिरती है और वो बॉल ओकारुन पर भी अटैक करने लगा और उसे मारने लगता है। तब मोमो अपनी साइकिल पावर से उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बॉल टेरेस पर चढ़ जाता है। वो ओकारुन उस बॉल को एक किक मारता है और मोमो भी उस बॉल को एक पंच मारती है, लेकिन तभी ओकारुन उस बॉल को दोबारा से किक मारने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन तभी वो बॉल ओकारुन को मारकर पीछे फेंक देता है। वो बॉल वहां से नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी वो मोमो ओकारुन को अपने पीठ पर बिठा लेती है और अपने साइकिल पावर से स्विंग करते हुए उसके नीचे जाने लगती है, लेकिन तभी वो बॉल उन पर अटैक करके उन्हें नीचे फेंक देता है, जिससे मोमो अपने साइकिल पावर से ओकारुन और खुद को चोट लगने से बचा लेती है। लेकिन नीचे गिरने की वजह से उनकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी होती है और मोमो बोल रही होती है कि आखिरकार हम ऐसी चीज को कैसे हराएंगे जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। अभी उन्हें किंटा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से ऊपर चढ़ने लगते हैं और उन्हें किंटा नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से मोमो अपने पावर की मदद
से किंटा को नीचे गिरने से बचा लेती है। मोमो किंटा को डांटने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें अपना बैग संभालने के लिए बोला था ना। लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉल भी आ जाती है। किंटा उन्हें बोलता है कि तुम मुझे बाद में बताना कि तुम लोग आखिर हो कौन, और इस बॉल को अब मैं संभालूंगा। तब किंटा उस बॉल की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस बॉल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो बोलने लगता है कि अब हम इसे 3 तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रेक्टर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट का यूज कर रहा है। ये सुनते ही वो बॉल वहाँ से भागने लगता है और अपार्टमेंट को तोड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और किंटा उसका पीछा करने लगता है। मोमो उस बॉल के डायरेक्शन को देखकर अपने पावर की मदद से स्विंग करते हुए उसके पास जाने लगती है। इधर वो कारून एक बैल को बचाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन से उस बॉल को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से मोमो को उस बॉल के अगल बगल एक छवि दिखाई देने लगती है, जिसे वो अपनी पावर की मदद से पकड़ लेती है और वो कारून को भी उस परछाई को दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से वो फुल थ्रोटल का यूज करके उस बॉल को नीचे फेंक देता है। मोमो केंटा को बोलने लगते है कि तुम तो कमाल के हो ठरकी, आखिरकार तुम्हें इस चीज का पता कैसे चला। तो केंटा बोलने लगता है कि अगर कोई चीज गायब है तो वो पक्का ऑप्टिकल कैमोफ्लेज का यूज कर रहा है। हमें पता चलता है कि केंटा ने ये सभी बातें मैगजीन से पढ़ा होता है, जिसके बारे में वो उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन मोमो और कारून उसे इग्नोर करने लगते हैं और उस बॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो लोग उस चीज को देखने लगते हैं जो अब विजिबल हो चुका है और कारून बोलने लगता है कि ये तो एक काइजू है। तभी वहाँ पर किंटा आकर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उस बॉल की बात कर रहे हो जिसे मैंने अभी हैंडल किया है। सुनकर मोमो गुस्सा हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और वो किंटा को मारने लगते हैं। लेकिन किंटा को तो इन सब चीजों में मजा आ रहा था। वो लोग इस चीज का पता लगाने के लिए नीचे जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही उस काइजू में चेंजेस आने लगते हैं। और इधर किंटा कारून को बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि लड़कियों से स्पाइसी टॉक्स पे कैसे बात कर सकते हैं। जो सुनकर मोमो गुस्सा हो जाते हैं और वो दोबारा से किंटा को मारने लगते हैं, लेकिन किंटा को दोबारा से इनमें मजा आने लगता है। तभी वो कारून देखता है कि वो चीज काफी बड़ी हो चुकी है और इस सब चीजों के बारे में वो दूसरों को भी बताता है। और वो लोग देखते हैं कि वो काइजू कारून के बॉल की मदद से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब उस काइजू के बड़े होते ही वहाँ का डायमेंशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर केवल वही लोग बच जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी काफी पावरफुल होती है। अब वो काइजू ओकारून और उनके टीम पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग उस काइजू से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो काइजू उनका पीछा नहीं छोड़ता है। इधर आयरा और जीजी भी उसी डायमेंशन में होती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब आयरा जीजी को भी मोमो के पास ले जाने लगती है। हाँ, वो देखते हैं कि ओकारून और मोमो उनकी तरफ ही भाग के आ रहे होते हैं, जिनके पीछे एक बड़ा सा काइजू होता है, जिसकी वजह से वो लोग भी डर के वहाँ से भागने लगते हैं। अभी किंटा वहाँ पर गिर जाता है और वो काइजू उस पर पैर रखने ही वाला था, लेकिन आयरा और मोमो अपनी पावर की मदद से उसे रोक लेते हैं और कारून किंटा को वहाँ से इधर ले आता है। तब मोमो जीजी को किंटा को अपने घर ले जाने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो लोग दोबारा से मिलेंगे। तब जीजी किंटा को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मोमो और कारून के ऊपर बैठ जाती है और आयरा और मोमो मिलकर उस काइजू से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर आयरा अपने बालों की मदद से काइजू पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे उस काइजू को कुछ नहीं होता है, जिससे आयरा सोचने लगती है कि जब ये काइजू छोटा था तब वो तेज था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया तो क्या ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। आयरा अपने बालों की मदद से उस काइजू के आंख को ढक लेती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो काइजू नीचे नहीं गिरता और अपने सिंग की मदद से आयरा पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों ही बच जाते हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब आयरा एक गाड़ी को अपने बालों से उठाकर उस काइजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे उस काइजू का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इससे मोमो आयरा की तारीफ करने लगती है, लेकिन आयरा बोलने लगती है कि शांत रहो और मुझे बॉस बोलो। अब मोमो उस काइजू के पैरों पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। तभी वो काइजू अपने पूंछ से मोमो और कारून पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और आयरा बोलने लगते हैं कि ये चीज इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोग मुझे बॉस नहीं बोल रहे थे। अब आयरा अपने बालों की मदद से एक टावर को उस काइजू की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो काइजू नीचे गिरने लगता है। तभी वो काइजू खुद को बैलेंस कर लेता है और आयरा को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए मोमो वहाँ के फोल्डिंग्स को उस काइजू की तरफ फेंकने लगती है, जिससे आयरा छूट जाती है और मोमो बोलने लगती है कि एक लीडर तभी बनता है जब वो टीम वर्क का भी सहारा ले, जिससे आयरा को उसकी मदद करनी ही पड़ती है। अब वो काइजू उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ के बिल्डिंग्स को तबाह करने लगता है और अपने इलेक्ट्रिक पावर से उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मोमो और ओकारून वहाँ नीचे गिर जाते हैं, जिससे ओकारून अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से मोमो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साइकिक पावर का यूज करने लगती है। वो ओकारून बोलने लगता है कि लगता है ये काइजू डायनासोर का वंशज है, जो स्पेस में सर्वाइव करने की वजह से इवॉल्व हो चुका है। लगता है ये किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसी वजह से ये ऑप्टिकल कैमोफ्लेज भी यूज कर पा रहा था। इसलिए अगर हम इसके लाइट के सोर्स को ढूंढ पाएंगे तो हम इसे रोक पाएंगे। अब आयरा उस काइजू का ध्यान भटकाने लगता है, जिसकी वजह से उस काइजू का अटैक मोमो और ओकारून से हट जाता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उस इलेक्ट्रिक शॉक को उस काइजू की तरफ ही कर देता है, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। तब आयरा उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं देता है। आयरा को लगने लगता है कि लगता है वो काइजू यहाँ से भाग गया, लेकिन तभी मोमो उसे बताती है कि वो काइजू भागा नहीं है, बल्कि वो काइजू आयरा पर अटैक करने के लिए इनविजिबल होकर उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी वो काइजू आयरा पर अटैक करने वाला था, लेकिन ओकारून उसे इस चीज के बारे में बता देता है। तब आयरा जंप करके उस अटैक से बच जाती है। अब आयरा दोबारा से उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन उसे
समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वहाँ पर धुआं धुआं ही हो जाता है, जिसके वजह से वो काइजो इलेक्ट्रिक शॉक से उस आयरा पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और अपने सिर से भी आयरा पर अटैक कर देता है। इधर जीजी किंटा को लेकर भाग रहा होता है, जहाँ वो किंटा को बोल रहा होता है कि वो अपने पसीने को उससे दूर रखे, लेकिन किंटा को लग रहा होता है कि वो उसका बेसिक कर रहा है, इसलिए वो अपने पसीने को जानबूझकर जीजी में टच करा देता है। इससे जीजी ईवल आई में कनेक्ट होने लगता है, लेकिन जीजी अपने पावर को कंट्रोल करता है और ट्रांसफॉर्म होने से बच जाता है। लेकिन तभी किंटा अपने मुंह को इधर उधर घुमाता है, जिसकी वजह से उसका पसीना दोबारा से जीजी पर गिरता है और वो ईवल आई में कनेक्ट हो जाता है और जीजी के बैग को खोलकर वहां से फेंक देता है और वहां से जाने लगता है, जिस वजह से किंटा उसे बोलने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो मुझे यहाँ से लेकर जाना था ना, अगर मोमो को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ईवल आई बोलता है कि आखिरकार मोमो कहाँ पे है। किंटा बताता है कि मोमो ने हमें उसके घर पर मिलने के लिए बोला था, जिस वजह से ईवल आई को लगने लगता है कि आज ही वो दिन है जिसमें वो ओकारुन से लड़ेगा, जिस वजह से वो खुश होकर मोमो के घर तरफ भागने लगता है। इधर आयरा की हालत खराब हो गई होती है और वो काइजो दोबारा से आयरा पर अटैक करने वाला था, लेकिन ओकारुन फुल थ्रोटल का यूज करके आयरा को बचा लेता है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हवा में ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन मोमो अपनी साइकिल पावर को यूज करके उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो काइजो भी उन दोनों को ही पकड़ लेता है। तभी ईवल आई को फेंका हुआ वो बैग काइजो से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो काइजो नीचे गिरने लगता है और मोमो ओकारुन और आयरा को पकड़कर स्विंग करते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि आयरा ने ओकारुन को कस के पकड़ रखा होता है और उसे इस चीज में मजा आ रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उसे उससे अलग कर देती है और वो दोनों के बीच दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर ईवल आई आ जाता है, जो बोलने लगता है आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं तुमसे लड़ूंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ओकारुन समझाता है उसे कि आज वो दिन नहीं है, जिससे ईवल आई उदास हो जाता है। मोमो ओकारुन से पूछती है कि क्या हम उस काइजो से लड़ने के लिए इस ईवल आई से मदद मांगे, लेकिन ओकारुन मना कर देता है और बोलने लगता है ईवल आई ने केवल मुझसे लड़ने के लिए ही शर्त लगाया है, इसलिए अगर हम उससे किसी और से लड़ने के लिए बोलेंगे तो पता नहीं आगे वो क्या सोचेगा। ओकारुन देखता है कि उस घर में मोमो की ग्रैंडमा भी नहीं है और मोमो समझाती है कि उसकी ग्रैंडमा टीवी शो के लिए दूसरे स्टेट गई है, इसलिए हम उस काइजो का वीकनेस भी पता नहीं लगा पाएंगे। और वो काइजो भी मोमो के घर की तरफ भी बढ़ रहा होता है, जिस वजह से उनके पास उससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। फिर ओकारुन वहाँ के नैनो स्किन को निकाल लेता है और सबको समझाता है कि हम इस नैनो स्किन की मदद से उस काइजो से लड़ सकते हैं। वो लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर ईवल आई ना लड़ पाने की वजह से काफी उदास होता है। अब ओकारुन सभी लोगों को समझाता है कि ये पूरा घर नैनो स्किन से बना है और नैनो स्किन ऐसी चीज है जिससे अगर हम मन में किसी चीज को भी इमेजिन करते हैं तो ये उसी की शेप में बदल जाता है। अगर हम पूरे घर को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करना सोचेंगे तो हम ऐसी चीज को बना सकते हैं जिससे हम उस काइजो से लड़ सकते हैं। वो घर अचानक से हिलने लगती है क्योंकि ओकारुन के मन में कोई भी शेप नहीं आ रही होती है। तब मोमो उसे उस घर को ठीक करने के लिए बोलने लगती है और वो उस घर का छत नीचे गिरने लगता है। किंटा बोलता है कि इस चीज में वो उनकी मदद कर सकता है और वो किसी चीज को सोचने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा घर ही एक साथ चमकने लगता है। इससे उस घर का शेप बदलने लगता है, जहाँ पर आयरा दूसरी तरफ चले जाती है, ईवल आई और किंटा नीचे चले जाते हैं। ओकारुन भी कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है, जहाँ पर वो घूमते घूमते बाथरूम में चला जाता है। इधर केवल मोमो ही बच गई होती है, जो अचानक से ऊपर जाने लगती है और इधर ओकारुन पानी के अंदर चला गया होता है। इधर सभी लोग अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोबोट को कंट्रोल करने वाला रिमोट्स होते हैं। इधर ओकारुन का कॉपेट के अंदर होता है, जहाँ घुसते ही हेयर ड्रायर उनके बाल को सुखा देते हैं। वो पूरा घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ उसका शेप एक बुद्धा की तरह होता है, जिस वजह से किंटा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस शेप ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने बुद्धा तो इमेजिन नहीं किया था। अब सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर मोमो बताती है कि ये बुद्धा उसकी इमेजिनेशन की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर किंटा को ये देखकर काफी खुशी हो रही होती है कि उसे एक रोबोट चलाने को मिल रहा है और वो इस रोबोट का नाम ग्रेट किंटा बोधेत्सवा जेटा वर्जन रखता है। वो लोग बात करने लगते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार वो लोग इसे चलाएंगे कैसे। अब वो घर रोबोट में कन्वर्ट तो हो गया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसे चलाना कैसे है। इस वजह से वो सभी लोग अलग अलग बटन प्रेस करने लगते हैं। किंटा बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, मैं इस चीज का मैनुअल चेक करके बताता हूँ कि इसे कैसे चलाना है। लेकिन वो जो बात बोलता है उसे सभी लोगों को समझ में आ जाता है। किंटा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब मोमो सभी लोगों को अपने अपने पसंद का बटन प्रेस करने के लिए बोलने लगती है। अब सभी लोग बटन दबा देते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट टूटना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से वो कारण तो रिजेक्ट हो जाता है और वो काजू अभी भी इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। चाहे किंटा को वहाँ पर एक लीवर दिखता है, इसे खींचते ही वो रोबोट आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बैलेंस न होने की वजह से वो रोबोट नीचे गिर जाता है और जब किंटा उसे उठाता है तो वो उठने की जगह बैठ जाता है, जिस वजह से वहाँ वो काजू आ जाता है और उस रोबोट को एक लात मारता है, जिस वजह से मोमो के कॉपेट का एयर बैग खुल जाता है। अब वो काजू इस रोबोट को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और रिजेक्ट होने की वजह से ओकारुन का पैराशूट भी खुल जाता है और वो जब पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो काजू इस रोबोट को काफी बुरी तरह से मार रहा है। अब ओकारुन चेयर से आजाद हो जाता है और मोमो के बारे में सोचने लगता है। तब इधर ईवल आई भी अपने कॉपेट से आजाद हो जाता है और फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी काजू ईवल आई पर अपना लात रख देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ईवल आई उस काजू को अपने हाथों से उठा लेता है और उसे नीचे पटक देता है, लेकिन जो हवा का प्रेशर रिलीज होता है उसके वजह से ईवल आई दूर जाकर गिरता है। अभी वो काजू अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उस रोबोट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो
ओकारुन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मोमो और बाकी सबको कैसे बचा। और जैसे ही इविल आई को ये पता चलता है कि ये काइजू काफी स्ट्रांग है, वो लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब ओकारुन को भी समझ में आ जाता है कि उसे इससे लड़ने के लिए इविल आई के साथ लेना ही पड़ेगा। वो काइजू अपना पैर ओकारुन के ऊपर रखने लगता है, लेकिन वो रोबोट उस काइजू के पैर को रोक लेता है और किंडा बोलने लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है, मुझे बस वो चीजें विजुअलाइज करना होगा। और मेरे लिए तो ये करना काफी आसान है, क्योंकि मैंने बचपन से ही रोबोट को चलाने का सपना देखा था, जिस वजह से मैंने इस चीज को 10,000 बार इमेजिन किया। तब किंटा की इमेजिनेशन की वजह से वो रोबोट ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो उससे चलाने लगता है। तभी मोमो उससे शांत रहने के लिए बोलने लगती है, लेकिन किंटा उसकी बात नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उसे इस टाइम तो रोबोट चलाने में मजा आ रहा था। वो काइजू रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है और ये रोबोट भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। तब किंटा उस काइजू को जोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काइजू दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी वो अपने पूंछ से रोबोट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर किंटा उस काइजू को जोर से एक पंच मारता है, जिसकी वजह से तो ओकारुन और इविल आई जोर जोर से खुश होने लगते हैं। काइजू अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उस रोबोट पर अटैक कर देता है, लेकिन किंटा उस इलेक्ट्रिक शॉक को डाइवर्ट कर देता है। वो काइजू उस रोबोट के हाथ को काट देता है, जिसे किंटा उठाकर उस रोबोट की तरफ ही फेंक देता है, जिसकी वजह से वो काइजू नीचे गिर जाता है। नैनो स्किन की मदद से किंटा उस हाथ को दोबारा से जोड़ लेता है और वो उस काइजू के पूंछ को पकड़ कर उसे जोर जोर से घुमाने लगता है और उसे सिटी की तरफ फेंक देता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। उस काइजू से लड़ने लगता है। तब वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर किंटा उस काइजू के मुंह को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो काइजू उसके सामने आकर अपने इलेक्ट्रिक शॉक से उस पर हमला कर देता है। अब हमें किंटा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर रोबोट खरीदने की वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन किंटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि उसे तो रोबोट से मतलब होता है। तब प्रेजेंट में उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो रोबोट पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन किंटा इसे दोबारा से जोड़ लेता है और उस काइजू पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। किंटा आसमान में उछलकर गोल गोल घूमते हुए उस काइजू पर अटैक कर देता है। इधर इविल आई और ओकारुन भी उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो काइजू गायब हो जाता है और उस रोबोट को एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वो रोबोट नीचे गिर जाता है। किंटा सोचने लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि मैं यहाँ पर वो सभी चीजें कर सकता हूँ जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन तभी वो काइजू दोबारा से इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो रोबोट टूटने लगता है। किंटा के कॉकपिट का एयर बैग खुल जाता है। अब वो काइजू अपने पूंछ की मदद से उस रोबोट को दूर फेंक देता है और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से ये रोबोट काफी ज्यादा टूट जाता है। इस वजह से ओकारुन किंटा को वहां से भागने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन एयर बैग खुलने की वजह से किंटा उस इजेक्ट वाले बटन के पास भी नहीं पहुंच पा रहा होता है। अब मोमो अपनी पावर की मदद से उस काइजू के अटैक को रोक लेते हैं और आयरा अपने बालों की मदद से उस काइजू को लपेट लेती है। किंटा बोलने लगता है कि ये तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, अब तुम लोगों बाकी सब मुझ पर और ये रोबोट पर छोड़ दो। लेकिन आयरा और मोमो उससे साथ रहने के लिए बोल रहे होते हैं और इस रोबोट को मूव करने के लिए रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। मोमो अपनी पावर की मदद से उस रोबोट को जोड़ देते हैं और उस काजू को ऊपर फेंक देते हैं। तभी इधर ओकारुन और इविल आई दूर भाग रहे होते हैं। मोमो उस काजू को अपने पावर की मदद से जमीन पर जोर से पटकते हैं, जिसकी वजह से वो काजू हार जाता है और दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अचानक वो लोग बीच सिटी में रियल दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इतने बड़े रोबोट को देखकर शॉक हो जाते हैं और मोमो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लोग अब क्या करें। अभी किंटा मोमो को इमेजिनेशन करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से मोमो एक अजीब सी चीज इमेजिनेशन करती है और यूएफओ बनाकर अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ आने के बाद मोमो और आर्या की हालत खराब हो गई होती है और किंटा ये बात सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब उसे एक रोबोट चलाने का मौका मिल गया। लेकिन वो लोग इविल आई और ओकारुन को सिटी में छोड़ आए होते हैं। यहाँ सिटी में सभी लोग इतने बड़े काइजू को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और उसकी फोटो खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी ओकारुन इविल आई को ढूंढने लगता है। वो देखते हैं कि इविल आई एक जगह पर ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से ओकारुन उसे नीचे आने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन इविल आई नहीं मानता और बोलता है कि तुम चुप कर जाओ, तुम कब से मुझे ऑर्डर देने लगे। तब वो नीचे नहीं जाता, जिस वजह से ओकारुन कुछ गन खाने के लिए ले आता है और जैसे ही इविल आई उसे खाता है वो दोबारा से नॉर्मल जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। ओकारुन जीजी को उस काइजू को अपने घर ले जाने के लिए बोलने लगता है, जिस वजह से ओकारुन और जीजी उस काइजू को उठाकर अपने घर ले जाने लगते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ओकारुन और जीजी किसी की बात नहीं सुनते और वो लोग किसी तरह करके मोमो के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ किंटा आ जाता है, जो इन लोगों को बोलने लगता है कि तुम लोग आ गए, तुम लोग तो बिल्कुल यूजलेस हो। तभी ओकारुन उसका तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि तुमने इतने बड़े रोबोट को मूव करके काफी अच्छा काम किया। किंटा एटीट्यूड में बोलने लगता है कि ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था, लेकिन रुको, क्या तुम और मोमो मिलकर इस पूरे प्लेनेट की रक्षा कर रहे हो? लेकिन ओकारुन बोलता है कि नहीं, हम लोग तो गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे ये काइजू और घोस्ट पड़े हुए हैं। किंटा बोलता है कि इसका मतलब उस गोल्डन बॉल के पीछे पूरा भविष्य टिका हुआ है, लेकिन ओकारुन बोलता है कि नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो किंटा बोलता है कि अगर तुम ऐसे करने ही वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ओकारुन इस चीज के लिए मना कर देता है। अब जीजी किंटा से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किंटा उससे बात नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी ओकारुन उस काइजू को मुंह खोल देता है और वो अंदर देखने लगता है, जहाँ उसे एक इंसान का पार्ट दिखाई देता है। इस वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि जरूर इस काइजू ने किसी इंसान को खाया होगा। किंटा जीजी को उस मुंह के अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जीजी इसके लिए नहीं मानता है। तब ओकारुन डिसाइड करता है कि वो इसके मुंह में जाएगा, क्योंकि उसे अपना गोल्डन बॉल चाहिए होता है। ओकारुन को उस काइजू के मुंह के पास एक जीप दिखाई देती है, जिसे वो खोल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एलियन गर्ल दिखाई देने लगती है, जो उस काइजू के अंदर थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मोमो एक नैनो स्किन को लेकर बाहर आ रही होती है, ताकि
ताकि वो किंडा को इस घर को दोबारा से बनाने के लिए बोल देता है। तभी वो देखती है कि ओकारुन उस एलियन गर्ल को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस चीज को देखकर तो मोमो का दिल ही टूट जाता है, जो फीलिंग नैनो स्किन के अंदर भी चला जाता है और वो घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।